Yes, people, I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. And here we are to continue the chapter of SEBI Act. बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और हम लोग धीरे 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 इस चैप्टर में डूबते जा रहे हैं. ठीक है यारों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया? लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो पिछला चार्ट 3 चल रहा था ना, उसकी पूरी सीरीज को हमने खत्म किया. ये सीरीज वाज वन ऑफ द इजीएस्ट. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इजी लगने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि आप कुछ वर्ड से वाकिफ होते रहते हैं, कुछ कंसेप्ट से आप वाकिफ होते रहते हैं, तो आपके लिए आगे किसी भी एक्ट को पढ़ना काफी आसान होता है. ठीक है यारों, तो उसी सीरीज में आज का सेशन है विच इज डेडिकेटेड टू पेनल्टीज. फोकस करना 100% यहां पर. आपके लिए मैं ओपन करता हूं बेर एक्ट. यहां तक हम कल कर चुके हैं, यहां तक हमारा मस्ती से पूरा हो चुका है. ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं जी जान से बने रहना. अगर आपने अच्छे से लेक्चर अटेंड किए ना यारों, तो जो एंड का रिवीजन होने वाला है उसमें सब कुछ दिल में उतर जाएगा. राइट पीपल, सो यहां तक हम लोग कर चुके हैं. एंड अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो आता है ये वाला पूरा का पूरा चार्ट 4 which talks about penalties. तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं 100% फोकस यहां पे, तो 15A, 15B, C, D, E, 15EA, 15EB, 15F, G, H, HA, HAA, HB, यहां तक तो एग्जैक्टली पेनल्टीज ही हैं. देखो यारो ध्यान से, पेनल्टी फॉर दिस, पेनल्टी फॉर दैट, पेनल्टी फॉर दिस, दैट, दिस, दैट, दिस, दैट, दिस, दैट, दिस, दैट, दिस, दैट. जस्ट चिल, डोंट डू. इधर आओ. फिर आज पावर टू एडजुडिकेट, कि आखिर ये एडजुडिकेट करने की पावर किसके पास है? मैंने आपको बताया है सेबी हैज द एडजुडिकेटिंग पावर. बट यारों सेबी तो एक है ना, अभी सेबी तो एक सिंगल बॉडी है इंडिया में, मुंबई में. यार वो इंडिया में इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे लिस्टेड कंपनी, इतने ब्रोकर, अंडरराइटर, तो सेबी अकेला इन सबको कैसे एडजुडिकेट करेगा? हर एक केस सेबी कैसे हैंडल करेगा? सो यहां पर सेबी एक्ट ने सेबी को एक पावर दी है दैट सेबी कैन अपॉइंट यहां पर अपने अंडर एडजुडिकेटर्स, कि सेबी अपॉइंट कर सकता है कुछ एडजुडिकेटर्स, कि इंडिया में उसने बहुत सारे अपॉइंट कर लिए, कि अब कोई भी केस आता है सेबी के पास तो आप भी उसे हैंडल कर सकते हो, सो दैट स्पीडी रिड्रेसल हो. तो पावर टू एडजुडिकेट में हम पढ़ेंगे कि सेबी इज ए पावर टू अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स. जैसे कि इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर्स पढ़ते हो आप, थोड़ा वैसा समझ लो कि सेबी अकेला है. सारे केसेस अगर सेबी के पास आएंगे तो सेबी कैसे हैंडल करेगा? सारी कंप्लेंट सेबी के पास आएंगी तो सेबी अकेले कैसे हैंडल करेगा? तो सेबी हैज अपॉइंटेड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, ठीक है, जो कि केस हैंडल कर सकते हैं. तो वो आएगा पावर टू एडजुडिकेट में. फिर आएगा फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. अब यहां पे हम पढ़ेंगे कि यार जब हम ये सारी पेनल्टीज पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है दैट फाइन कुड बी समवेयर बिटवीन 1 CR टू दिस अमाउंट, टू 10 CR, 200 CR, ऐसा कुछ एक रेंज दे दिया होगा. यार आप बहुत सारे एक्ट्स में देखते होंगे कि फाइन या पेनल्टी में एक अमाउंट नहीं, रेंज दिया होता है. दैट पेनल्टी के केस में एक रेंज दे दिया होता है कि मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, इतना पेनलाइज किया जाएगा. उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस कर लिया, अब उसके ऊपर एग्जैक्टली कितने अमाउंट की पेनल्टी लगे. कोर्ट ऐसा तो नहीं बोलेगा चलो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में कुछ भी भर दो जो अच्छा लगता है. भाई साहब चंदा मांगना है ना, चंदन मांगने थोड़ी ना है. अरे चंदा मांगने आया कि कोई व्यक्ति कि 10 लाख से 1 करोड़ के बीच कुछ भी अमाउंट दे दो. सो पेनल्टी कैन नॉट बी लाइक दैट. एक्ट ने कोर्ट को ये पावर दी है कि आप डिटरमिन करो कि 10 लाख से 1 CR कितना एग्जैक्ट पेनल्टी इस व्यक्ति को पे करना होगा डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. सिमिलरली सेबी के अंदर भी एक्ट में यहां पर पेनल्टी में लिमिट दी गई है कि इतनी लिमिट के अंदर उसके ऊपर पेनलाइज होना चाहिए, उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए. और यहां पर देन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर सेबी डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली पेनल्टी कितने अमाउंट पे लगानी है. तो व्हाट ऑल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. So factors to be taken into account by the adjudicating officer, कि क्या क्या फैक्टर्स एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी इंपोज करनी है. उसके बाद में हमने पेनल्टी इंपोज की, पेनल्टी का उसने पैसा भर दिया, तो पैसा कहां जाएगा? 15JA क्रेडिटिंग सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो इंडिया का जो वही कंसोलिडेटेड फंड है वहीं पे पैसा भी आ जाएगा. सर वो पैसा नहीं दे रहा है तो सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स. तो एक तरीका होता है कैसे आप सेटलमेंट कर सकते हैं. सेटलमेंट एक अलग तरीका है. अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो रिकवरी का एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. और ये लास्ट सेक्शन आता है 15JB सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ के हमारे पास आता है कि देखो ऐसा ऐसा वायलेशन हो चुका है और मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो वहां पर सेटलमेंट के प्रोविजन है, प्रावधान है कि उस व्यक्ति को कहा जाएगा आपसे इतना अमाउंट दे दो और बात खत्म. इंप्रिजनमेंट नहीं की जाती है सेटलमेंट में. तो ये जो 4 सेक्शंस एंड में हैं ये एंसिलरी हैं, सपोर्टिव हैं, और ये जो ऊपर के सारे सेक्शंस हैं HB तक ये सारी पेनल्टीज हैं. क्लियर है यारों? तो हमारा जो आज का टारगेट, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है चार्ट 3 करने के बाद, दैट इज टू कंप्लीट दिस एंटायर पोर्शन. दिस एंटायर पोर्शन हैज टू बी कंप्लीटेड, डन एंड डस्टेड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे.
और फिर आता है एक नई चीज दैट इज अबाउट सैट। फिर आपके हार्डली दो चैप्टर्स हैं ऐसा कह सकते हो, और खत्म हो जाएगा। चैप्टर एज इन दो, मैं उसको डिवाइड करता हूं चैप्टर्स, दो पार्ट्स हैं ऐसा कह दीजिए, और खत्म हो जाएगा सेबी एक्ट। फिर बड़ा मजा आएगा, अंत के बाद मजा आता है। क्लियर है यारो? तो यहां पे हम लोग, अभी हमारा टारगेट रहेगा ये पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन प्यार मोहब्बत से डेप्थ में कवर कर लेना। आई होप यूर ऑल विथ मी। चलो अब बच्चों को जब भी पेनल्टी दिखती है यारो, आपको जब भी पेनल्टी दिखती है, आपका पहला रिएक्शन कैसा रहता है? मैं एज ए स्टूडेंट बताता हूं कि मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता था। ऑफ कोर्स, मतलब ऐसे कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट सीखने में बड़ा मजा आता था कि हाँ ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। एंड आई एम रियली, मतलब मैं एकदम दिल से बता रहा है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अरे सर किसको पढ़ने में मजा आता है। मुझे सच में पढ़ने में मजा आता था। मतलब I talked about myself a little ना 2011 में when I started the, मतलब I came to Pune, right? So उस समय पे I started with 3 courses immediately. I started with my LLB at ILS Law College. उसी के लिए जो मैं पुणे आया था, मतलब पुणे में आया था सिर्फ लॉ करने के लिए। एंड देन पैरेलली आई स्टार्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड CS, ये मैंने पैरेलली स्टार्ट किए थे। तो ट्रस्ट मी, मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था कि हाँ यार ये नई चीज पढ़ने को मिली है, ये नई चीज पढ़ने को मिली है, राइट? और ऐसा कुछ, मतलब ऐसा मत सोचना कि भाई एकदम नर्डी आदमी बस पढ़ा लो इसको, ऐसा कुछ नहीं था। बट आई रियली वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स नोइंग न्यू कॉन्सेप्ट। क्या बेहतरीन, मतलब एक लॉ को मैं ऐसे नहीं देखता था कि ये मुझे पढ़ना है, मुझे याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वाज नेवर अ प्रॉब्लम। बट इट्स जस्ट कि भाई ये भारी कंसेप्ट है यार, मतलब अरे ये तो क्या भयंकर कंसेप्ट है। आपने जैसे कि कंपनीज एक्ट में देखा है ना, रिटायर्ड बाय रोटेशन 152 सबसेक्शन 6, मैं उसको देख के दीवाना हो गया था कि भाई लिखने वाले ने क्या सेक्शन बनाया है। 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, भाई मतलब आप इसको समझ में आ रहा है, बनाने वाले ने क्या सेक्शन बनाया है। सो इस तरह से मैं दीवाना हो जाता था कभी कभी। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं भी जब भी पेनल्टीज को देखता था, मेरी इच्छा होती थी भाई साहब यार ये इसको कोई बंद नहीं कर सकता है क्या? तो as a student, I have never liked penalties, and I believe all the students have this thing कि हाँ penalty को देख के ऐसा मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है ना। यहां पे मैं आपको क्या बताऊंगा कि पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, कि अगर किसी व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन और रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं किया तो उसके ऊपर कितना पेनल्टी का अमाउंट हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ऐसा प्रोडक्टिवली कुछ नया सीखा नहीं होगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स डू नॉट हैव दैट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लर्निंग पेनल्टीज, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई ट्राई एंड मेक योर लाइफ इजीएस्ट पेनल्टीज के अंदर। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह से पढ़नी है पेनल्टीज कि आपको सारी पेनल्टीज दिमाग में भी बैठ जाए, एग्जाम लुकआउट से पेनल्टीज हो भी जाए, एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। पेनल्टीज एक ऐसा टॉपिक है आप सिर्फ एग्जाम लुकआउट से पढ़ते हैं, जबकि एग्जाम में पेनल्टीज आइडियली कम पूछनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए, बट एग्जाम लुकआउट से क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज पेनल्टीज हर 2-3 साल में चेंज भी तो कर देते हैं ये लोग हर 2-3 साल में चेंज कर देते हैं। तो आपने जो अभी याद की वो हो सकता है जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस करें फुल फ्लेजेड, आपके पहला केस है इस प्रकार का, तब पेनल्टीज चेंज हो गई हो, राइट? और याद किसको रहेगी तब? तो एकदम एग्जाम लुकआउट से पढ़ते हैं, पेनल्टीज को इतना लोड नहीं लेते हैं। सो देयर इज नथिंग मच टू लर्न, बट आई एश्योर यू कि इन पेनल्टीज को लेकर आपको परेशानी नहीं होगी। ये पेनल्टीज आपके टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है? और लास्ट के 4 सेक्शन हैं वो तो इंटरेस्टिंग है, उसमें मजा आएगा वैसे। चलो, तो सबसे पहले आपके दिल और दिमाग से ये जो खौफ है वो निकाल देता हूं मैं पेनल्टीज का। आ जाओ यार। तो मैंने ये समझा, पढ़ा, और जब इसको एनालाइज किया तो मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आता हूं, यारों इधर आओ। तो पेनल्टीज यहां से शुरू हो जाती हैं 15A। सबसे पहली पेनल्टी है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। ये जो हमने यहां पे देखा वही सब चल रही है, यही सब आएगी, एक करके सारी आएगी, ठीक है? मेरे साथ रहना, बस सुनो, मैं आपको कोई चीज कह रहा हूं वो सब आपको रीड करनी है। रुकना, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना? और आप लोग कुछ अंडरलाइन भी मत करिएगा। 15A पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और रिटर्न, ये उसकी पेनल्टी है, सुनना, आपके नोट्स में अंडरलाइन मत करना, ठीक है? ये रीड करो, फटाफट से रीड करो सीधा कि 15A में पेनल्टी टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न आपने टाइम पे नहीं दिया, क्या पेनल्टी? तीनों पेनल्टी रीड करो, बस पेनल्टी रीड करो सीधा जाके, फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड फुल स्पीड में रीड करेंगे। जस्ट रीड इट। रीड इट फुल स्पीड में। देखो वो आ गया, अरे यारो ये तो सेम है ना, सब कुछ सेम है। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी ने भी 15A
पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिटर्न, उसने अगर टाइम पे इंफॉर्मेशन रिटर्न या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए तो क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। मतलब इसमें मिनिमम हो गया 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे, मैक्सिमम हो गया 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़, विच 1 लाख फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। समझ में आ रहा है? तो पेनल्टी क्या हुई, समझ में आई ना सबको, कि अगर आपने 15A को वायलेट किया सो द पेनल्टी इज मिनिमम 1 लाख रुपीज लगेगी और मैक्सिमम कितना खींच सकते हो 1 लाख पर डे के हिसाब से, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 1 लाख और पर डे मैक्सिमम कितना खींच सकते हो उसको 1 करोड़। तो मिनिमम 1 लाख तो लगेगी और मैक्सिमम लगाने के लिए व्यक्ति 1 लाख पर डे लगा सकता है और उसमें भी अपर कैप है 1 करोड़ का। सो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम विच में एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे अप टू 1 करोड़। ये पेनल्टी समझ में आ रही है ना सबको कि व्हाट इज द पेनल्टी? मैं आपको कह रहा हूं ये गोल्डन पेनल्टी है, ये गोल्डन पेनल्टी है। व्हाट इज द पेनल्टी? अगर सेबी एक्ट को वायलेट किया तो सर कुछ नहीं पता कौन सा वायलेशन है, नहीं आप मुझे बताओ सेबी एक्ट को वायलेट किया क्या पेनल्टी है? अरे बट वायलेशन क्या है? अरे सेबी एक्ट को वायलेट किया कौन सी पेनल्टी है? अरे चलो आंखें बंद करके बोल देता हूं, मिनिमम 1 लाख रुपीज एंड इट मे एक्सटेंड टू मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। देखना इसको मैं गोल्डन पेनल्टी क्यों बोल रहा हूं। यहां पे ये है, यहां पर भी सेम है, shall not be less than 1 lakh rupees which may extend to 1 lakh for each day during which such failure continues subject to maximum of 1 crore, shall be liable to penalty which shall not be less than 1 lakh rupees which may extend to 1 lakh for each day during which such failure continues subject to a maximum of 1 crore। सेम है 15B की पेनल्टी पढ़ते हैं, रीड द पेनल्टी ऑफ 15B की पेनल्टी पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं? 15B की पेनल्टी पढ़ो। अजी सेम है, 15C की पेनल्टी पढ़ो, पढ़ो। अजी सेम है, पेनल्टी ऑफ फॉर सर्टेन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में कुछ गलती कर दी तो क्या होगा, यहां पे सब डिफॉल्ट दे रखा है। मैं आपसे क्या चाहता हूं, पनिशमेंट पढ़ो, ये रीड करो, सारे पनिशमेंट्स रीड करो कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्रकार का आपने डिफॉल्ट किया तो आप पे क्या पनिशमेंट हो सकता है। रीड करो, एक भी स्किप नहीं करोगे, सारे रीड करो, एक भी स्किप नहीं करोगे, सारे रीड करो, ईमानदारी से रीड करो। ओ ये गधो रीड करो। अरे सर ये तो बेस्ट एक्ट है, भगवान करे सारे एक्ट में पेनल्टीज ऐसी ही हो। बहुत बढ़िया, तो यहां पे भी सेम, मिनिमम 1 लाख रुपीज अप टू 1 लाख पर डे अप टू एन अपर कैप ऑफ 1 CR के 1 CR से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 15E पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कुछ गलती की तो क्या होगा पेनल्टी? रीडो अजी, रीडो, छोड़ना नहीं है, रीडो। नेक्स्ट पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको कह रहा हूं अपने आसपास दिखेगा आपको। इंडिया में अब कल्चर आ रहा है रीड का, तो अब आईपीओस भी आते हैं, आप देखते हो कि रीट के आईपीओस आ रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये यूएस में बहुत पॉपुलर कंसेप्ट, इंडिया में अब आ रहा है। छोड़ो वो सब, तो ये सब सिक्योरिटीज लॉ में गवर्न होते हैं। तो इनके अंदर अगर कुछ गलती हो गई तो क्या होगा? अब सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली, अब इसको रीड करो, यहां पे कुछ अलग मिलेगा। इसको रीड करो, यहां पे कुछ अलग मिलेगा और यहां पे छोटा सा स्टार मार्क लगा दो।
15EA को रीड करो, यहां कुछ अलग मिलेगा, इसको रीड करो, समझो खुद से, और यहां पे एक छोटा सा स्टार मार्क लगा दो। 15EA के पास छोटा सा स्टार मार्क लगा दिया। आई गेस योर अंडरस्टैंडिंग क्यों लगाया है, बिकॉज इसकी पेनल्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसका प्रोविजन आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? अरे सुनो, सेबी एक्ट में कोई भी वायलेशन है तो हम मान लेते हैं कि पेनल्टी क्या होती है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 CR। क्लियर है? लेकिन जहां जहां पे भी इसके अलावा कुछ पेनल्टी दे, सम अदर पेनल्टी, वो तो फिर याद रखनी पड़ेगी ना। तो मान लो सेबी एक्ट में 10 पेनल्टी है, 10 में से 6-7 जगह तो वही है, तो जो 3-4 जगह पे पेनल्टीज डिफरेंट, वो पेनल्टीज ध्यान रख ली, और बाकी सब जगह पे पेनल्टीज द सेम। लाइफ वुड बी सुपर इजी। रीड एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, रीड एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? लायबल टू पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, मिनिमम 1 लाख रुपीज, बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। यहां तक तो सब सेम है, और यहां पे अपर लिमिट पे एक और ऑप्शन दिया है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ और 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ गेन मेड आउट ऑफ सच फेलियर विच एवर इज हायर। या फिर ये गलती करके आपने जितना गेन बनाया उसका 3 times विच एवर इज हायर। तो क्या कह रहे हैं कि अपर लिमिट कर दी 1 करोड़ और 1 करोड़ के साथ कंपटीशन दे दिया। देखो सुनो, मिनिमम 1 लाख सेम है, अप टू 1 लाख पर डे ये भी सेम है, मैक्सिमम भी अप टू 1 लाख पर डे ये भी सेम है। उस पे अपर कैप थी ना 1 करोड़ की, कि 1 लाख पर डे तक मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 करोड़ तक। उस 1 करोड़ के साथ कंपटीशन दिया है 1 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड बाय सच डिफॉल्ट विच एवर इज हायर। तो मान लीजिए आपने वो डिफॉल्ट करके प्रॉफिट करा था 2 करोड़ का, आपने यहां पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डिफॉल्ट किया और उससे 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो यहां पर अगर सुनना मेरी बात को बहुत शांति से, अगर ये चीज नहीं लिखी होती, अगर ये चीज नहीं लिखी होती तो पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाता ना। मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डिफॉल्ट किया और 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, अब मेरे ऊपर मैक्सिमम पनिशमेंट ही कितना हो सकता था, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़। तो यार मेरे ऊपर मैक्सिमम पनिशमेंट 1 करोड़ का ही लगता। हाँ खत्म, तो मस्त है ना, फिर डिफॉल्ट करो, 2-3 करोड़ का प्रॉफिट करो, पेनल्टी तो अपर एंड 1 करोड़ ही है। तो इसको लेके लॉ ने कहा कि नहीं 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 नहीं, यहां पे हमारा नॉर्मल जो गोल्डन पेनल्टी वो नहीं लगा सकते, बिकॉज अदरवाइज लोग उसका मिसयूज करेंगे। आपको समझ में आया ना कि मैं डिफॉल्ट करके प्रॉफिट कर रहा हूं 4-5 करोड़ का और मेरे ऊपर पेनल्टी सिर्फ कितने की लग सकती है, सिर्फ लग सकती है 1 करोड़ की। तो भाई साहब गलत हो जाता। तो इसलिए इन्होंने मोल्ड किया इसको कि मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़ और 1 करोड़ के साथ में ऑप्शन दिया है 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। तो 1 करोड़ और दिस विच एवर इज हायर, ये अपर एंड हो जाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव। उसी के साथ में, उसी के साथ में इसे हाईलाइट करो। किसे हाईलाइट करना है, ये पार्ट को जो मैंने हाईलाइट किया, और 3 times द अमाउंट ऑफ गेन मेड आउट ऑफ सच फेलियर विच एवर इज हायर, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन कर दो या हाईलाइट कर दो, ठीक है। देन 15EB रीडो। नहीं मैं चाहता हूं कि आप रीड करो, नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि आप रीड करो, मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैं चाहता हूं आप रीड करो। अजी सेम है, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज। सेम। अब सुनो 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 सुनो, 15F पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर। के स्टॉक ब्रोकर पे किस प्रकार का डिफॉल्ट लगता है। अब यहां पर कैसा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट्स, और अगर उन्होंने उस टाइप का कोई डिफॉल्ट किया है तो उनके ऊपर लगेगी ये पेनल्टी, ठीक है। यहां पर मैं चाहता हूं कि आप पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर ये डिफॉल्ट किया है तो ये पेनल्टी है,
ये डिफॉल्ट किया है तो ये पेनल्टी है, ये डिफॉल्ट किया है तो ये पेनल्टी है. रीड इट, रीड इट, रीड इट, रीड इट. और यहां पे लैंग्वेज में एक माइनर डिफरेंस दिखेगा. वहां पे नॉट लेस देन 1 लाख था, यहां पे मोर देन 1 लाख लिखा है. माइनर सा चेंज है. इफेक्ट में तो चेंज आता है. नॉट लेस देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख. नॉट लेस देन 1 लाख में 1 लाख अलाउड हो जाता है. मोर देन 1 लाख में ऐसा हो जाता है कि 1 लाख से ज्यादा ही होना चाहिए ऐसा. बट ठीक है, इतना डिटेल में यहां पे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है. रीड इट. ये भी अलग है, राइट? आप रीड करेंगे और उसके बाद में 15F के पास में छोटा सा स्टार मार्क लगा देंगे. स्टार मार्क कहां लगा रहे हैं कि जो पेनल्टीज पे आपको ध्यान देना है, जिसके आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको सारी पेनल्टीज थोड़ी पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है कि सब पेनल्टीज में एक ही चीज तो दी है ना, मिनिमम 1 लाख रुपीज अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़. लेकिन ये जहां जहां पे पेनल्टी में कुछ अलग है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो छोटा छोटा स्टार मार्क लगाते हुए आगे चलो. ठीक है. खैर, एक और एस्पेक्ट तो ऐसा है कि आई थिंक एग्जामिनर शुड नेवर आस्क पेनल्टीज, बिकॉज पेनल्टीज पूछ के उस बेस पे आप किसी को सीए बना रहे तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. बट दे मे, तो इसलिए हमें रेडी होके जाना है. चलिए, आई गेस आपने एक बार रीड किया होगा. सो क्या लिखा है? इफ अ स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट. अगर आप में से कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है तो वो जैसे आज कोई ट्रेड करता होगा, अगले दिन सुबह या उसी दिन शाम को उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? कि आपने जो भी शेयर्स खरीदे उसके डिटेल्स, कि आपने ये शेयर्स खरीदे, इतने अमाउंट के खरीदे, इस रेट में आपको मिले हैं, और इस पे ब्रोकरेज लगा है, स्टैम्प ड्यूटी लगा है, ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड एवरीथिंग. सो यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. ठीक है. So fails to issue contract note in the form and manner specified by stock exchange. तो स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से बताया, और आपने अगर ब्रोकर ने, स्टॉक ब्रोकर की डिफॉल्ट पढ़ रहे हैं, और उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया तो उस पर पेनल्टी क्या हो सकती है? shall be liable to a penalty of more than 1 lakh but which may extend to 1 crore rupees for which the contract note was required to be issued. समझ में आ रहा है क्या लिखा है? 1 lakh minimum which may extend to maximum 1 crore for which to 1 crore rupees for which the contract note was required to be issued. Are you understanding? मैं इसके अंदर एक बार रीड कर लो, thereafter I'll be showing you something else. ठीक है. तो यहां पे क्या दिख रहा है अभी तक? यहां तक अभी तो हमें लगा कि लग रहा है 1 लाख टू 1 करोड़, ऐसा कुछ लग रहा है. थोड़ा सा चेंजेस कराएंगे, छोड़ो उस चीज को भी. पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे मॉड्यूल में किस प्रकार से दिया है. fails to deliver any security or fails to make payment of the amount due to the investor in the manner within the period specified in the regulation. क्या आप टाइम पे डिलीवरी या पेमेंट नहीं कर पाए? इंडिया में आई गेस आपको पता ही होगा, शेयर्स पे चलता है T+2, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज. तो अगर मैंने मंडे को शेयर्स खरीदे हैं तो वेंसडे तक शेयर्स मेरे डीमैट में आ जाएंगे, और अगर मंडे को मैंने शेयर्स सेल किए तो वेंसडे तक पैसा मेरे पास आ जाएगा. क्लियर है? दिस इज हाउ इट इज. तो अगर कभी ब्रोकर की गलती के कारण ये टाइम पे सेटलमेंट नहीं हुआ है तो ब्रोकर पे क्या होगा? he shall be liable to a penalty of more than 1 lakh but which may extend to 1 lakh rupees for each day during which such failure continues subject to maximum of 1 crore. आहा, वापस हमारा गोल्डन वाला आ गया. यहाँ पे बस डिफरेंस दिख रहा है. यहाँ पे मोर देन 1 लिखा है और वहां पे लेस देन 1 लाख लिखा होता था, नॉट लेस देन 1 लाख. ठीक है. तो सिंपल है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये गोल्डन आ गया कि अगर टाइम पे पेमेंट और डिलीवरी नहीं हुआ तो वही गोल्डन पेनल्टी लग रही है. लास्ट, चार्जेस एन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज विच इज इन एक्सेस ऑफ ब्रोकरेज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन. तो कैसा है कि ब्रोकरेज, आज की तारीख में आपको कभी भी शेयर्स बाय करने, सेल करना है, कोई भी सिक्योरिटीज बाय करनी है, सेल करना है, यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज. अब कल्चर आ रहा है कि ब्रोकरेज हट रहा है, बिकॉज जीरोधा बोलिए, एंजल ब्रोकिंग भी एक फंडा लेकर आया. तो ऐसे अभी जो नए ब्रोकर्स आ रहे हैं ना, दे आर कमिंग अप विद द लॉजिक ऑफ जीरो ब्रोकरेज. तो ये कुछ चार्जेस तो इनके भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाते हैं आपके चार्जेस, बट हाँ ये कुछ हद तक आपके ब्रोकरेज बहुत रिड्यूस कर दिया. ठीक है. बट पहले जो ट्रेडिशनल है, जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज बोलो, मोतीलाल ओसवाल बोलो,
और जो भी आपके बड़े बड़े एग्जिस्टिंग पहले के प्लेयर्स हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, वो आज भी एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज लेते हैं, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज लेते हैं। तो सेबी ने क्या कर रखा है, एक मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है कि इससे ज्यादा ब्रोकरेज आप नहीं ले सकते, तो आपको ब्रोकरेज उस लिमिट के अंदर ही लेना है। तो अगर किसी स्टॉक ब्रोकर ने उस लिमिट से ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर लिया, बिकॉज कैसा होता है, इन्वेस्टर का नया नया आता है, तो आप उसको अगर 1% भी ब्रोकरेज बोल दोगे तो वो दे देगा, उसको तब इतना नॉलेज ही नहीं है ना, धीरे धीरे उसको मार्केट में समझ में आता है। तो आप ऐसे किसी इन्वेस्टर का फायदा नहीं उठा सकते। तो ब्रोकरेज का लिमिट सेबी ने सेट किया कि इसके अंदर आप ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर किसी स्टॉक ब्रोकर ने उस लिमिट से ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर लिया, अगर किसी स्टॉक ब्रोकर ने उस लिमिट से ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर लिया, तो क्या होगा, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो ही शैल बी लायबल फॉर मोर देन 1 लाख बट which may extend to 5 times of the amount of brokerage charge in excess of the specified brokerage whichever is higher. Are we understanding? ठीक है सर, यहां पे लिखा तो है कि 1 लाख रुपीस और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस। तो मान लीजिए एक्सेस ब्रोकरेज आपने चार्ज किया था उस व्यक्ति से 10 लाख का, आप समझ लो, लोग करोड़ों में शेयर्स लेते हैं, 10 लाख का एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लिया, तो उसके ऊपर हो जाएगा 1 लाख हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज। ठीक है, तो एक्सेस ब्रोकरेज था 10 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम 50 लाख रुपीस तक का एक्सेस ब्रोकरेज का आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। तो एक्सेस ब्रोकरेज का 5 टाइम्स तो 50 लाख हो गया। ठीक है, ठीक है, बने रहना, अभी तो मैं इसको ऑर्गेनाइज तरीके से और बताने वाला हूं। ठीक है, अभी इस पेनल्टी में खास चीज पर जाना था, 15F, बेयर एक्ट में देखते हैं 15F। यस, अब यारों ऐसा है कि अगर बेयर एक्ट में इसको हम देखते हैं ना, तो देखो क्या लिखा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके मॉड्यूल में किस प्रकार से लिखा हुआ है। बेयर एक्ट में अगर इसको देखता हूं, सो फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट इन द फॉर्म एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच सच ब्रोकर इज अ मेंबर शैल बी लायबल टू a penalty which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 1 crore for which the contract note was required to be issued by the broker. Are we understanding? तो यहां पर वही है नॉट लेस देन 15A। 15B कि जहां पे टाइम पे पेमेंट नहीं पाया, तो वो तो सही है, वापस नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़, सेम हो गया। एंड चार्जेस एन अमाउंट ऑफ ब्रोकर विच इज इन एक्सेस ऑफ द ब्रोकरेज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रोकरेज विच एवर इज हायर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे उन्होंने क्या किया, मिनिमम 1 लाख रुपीज नॉट लेस देन 1 लाख बट एक्सटेंड टू 5 टाइम्स अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रोकरेज विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर, वो तो अपर एंड वही लग रहा है कि 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हो गया और आपका बाकी 1 लाख हो गया मिनिमम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या हुआ है यहाँ पे, आगे नहीं जाता, सिर्फ इतने से मैं देखता हूँ आपको। एक बार आपकी इच्छा के लिए एक बार हम एक और चीज करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं हमारी मॉड्यूल, बने रहना है यहाँ पे, सो दैट यू विल हैव दिस क्लैरिटी मॉड्यूल में क्या दे रखा है। देखो मॉड्यूल में दिख रहा है आपको, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख और मोर, लायबल टू पेनल्टी ऑफ मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख। तो यहां पर परेशानी ऐसी हो गई है यारों कि मॉड्यूल ने दे दिया है मोर देन 1 लाख, ठीक है, और एक्चुअल जो लिमिट है दैट इज सेम नॉट लेस देन, और मॉड्यूल ने यहां पे मोर देन 1 लाख दिया है, लेकिन बाकी सब जगह पे नॉट लेस देन ही दिया है, बाकी सब जगह पे सही दिया। आप कहीं भी और चेक करोगे, ये देखो यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे नॉट लेस देन, यहां पे नॉट लेस देन ही दिया, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस लाइन में अगर आप देखोगे तो। सो हुआ ऐसा है कि यहां पर हो गई है मॉड्यूल से गलती, यहां पर हो गई है मॉड्यूल से गलती। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड, सबको क्लियरली समझ में आ रहा है ना, इसीलिए दैट्स व्हाई वी यूज बेयर एक्ट पैरेलली, सो दैट अगर कहीं कंफ्यूजन होता तो हम उसे पढ़ सकें। तो हुआ ऐसा यारों कि आपके मॉड्यूल में बाकी सब जगह पे लिखा है नॉट लेस देन 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख, लेकिन इस सेक्शन में उन्होंने क्या लिख दिया, इन सेक्शन में उन्होंने लिख दिया है मोर देन, मोर देन,
मोर देन। तो अब यहां पे क्या किया जाए ऐसा? नाउ अंडरस्टैंड, जनरली मेरा यह कहना होता है वी हैव टू फॉलो मॉड्यूल, वी हैव टू फॉलो द मॉड्यूल, कि जैसे मॉड्यूल में दे रखा है वैसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत माइनर सा मिस्टेक है, तो इसके अंदर आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू करेक्ट इट एंड राइट द करेक्ट थिंग हियर, कि यहां पे करेक्ट चीज लिख दो, ठीक है? ये मेरा सजेशन है। अब कैसा यारों कि वन माइट हैव दैट ओपिनियन कि नहीं जैसा यहां पे दिया एग्जाम में वैसा का वैसा कॉपी कर लो, ठीक है? बट आई थिंक एक छोटा सा चेंज है, तो आई थिंक मोर देन 1 लाख की जगह नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, ये आपको कर देना चाहिए। सो प्लीज कट मोर देन एंड राइट नॉट लेस देन। एंड मैंने लेक्चर के अंदर ही आपको बैकग्राउंड पे बेरैक्ट ओपन करके बता दिया ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। क्लियर है? आर यू पीपल क्लियर? Now what happens for you as a student also, you see that uniformity, yes, in all the sections. Otherwise you have to remember कि हाँ इस म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के अंदर मोर देन है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो हुआ बस ऐसा है कि जनरली मॉड्यूल ने कैसा है बेरैक्ट से लिया है, लेकिन यहां पे मॉड्यूल को एक चार्ट बनाने की इच्छा हुई, तो चार्ट बनाने में चार्ट बनाने वाले ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। एंड प्रैक्टिकली आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। इफ आई से नॉट लेस देन 1 लाख, इट मींस 1 लाख का तो लगाना ही पड़ेगा। आपको डिफरेंस समझ में आता है ना? नॉट लेस देन 1 लाख तो 1 लाख का तो फाइन लगेगा ही, ठीक है? और मोर देन 1 लाख का मतलब होता है कि 1 लाख से ज्यादा का फाइन लगेगा। मोर देन 1 लाख के अंदर 1 लाख कैसे अलाउड होगा? इधर इट हैज टू बी इक्वल टू और मोर देन 1 लाख ना। सो इस कारण से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है, बट लोड नहीं लेने का है, आपको उसको कट करके कर देना है लेस देन। हैव यू अंडरस्टूड? टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड पीपल कि क्या माइनर सा इशू है? क्लियर कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी सेम ही चलना है हमको। वापस जैसे हम पढ़ रहे थे, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख। आई होप यू आर ऑल फॉलोइंग मी, आई होप यू आर ऑल फॉलोइंग मी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आता है पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। छोटा सा स्टार मार्क कर लो यहां पे भी, और यहां से यहां तक रीड करो, यहां से यहां तक रीड करो, बस ये रीड करना है। परफेक्ट पीपल, यहां से यहां तक रीड करो, यहां से यहां तक रीड करो। समझ में आया क्या? अजी समझ में आया क्या? आई होप अंडरस्टैंडिंग। So what they're trying to write here कि if any person violates the provision of insider trading, then he'll be penalized with what? Penalty of more than 10 lakh rupees. ठीक है? अब यहां पर भी extending up to 25 crore और 3 times of the amount of profit made out of insider trading. ठीक है? चलो रुको 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 बेटा जी, जाते हैं सेबी एक्ट में। 15G सेबी एक्ट में क्या लिखा है? मोर देन की जगह यहां पर भी क्या है? शेल नॉट बी लेस देन। आ जाओ बेटा जी, मोर देन की जगह नॉट लेस देन कर दो, फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो। ठीक है यारों? तो यहां पर भी क्या? इनसाइडर शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज। द मिनिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इज 10 लाख रुपीज, एक्सटेंडिंग अप टू मिनिमम 10 लाख और अप टू कितना हो सकता है? 25 करोड़, 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। ठीक है? ये स्टार मार्क है, ये सब भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, कोई लोड नहीं। ये स्टार मार्क हो गया एक और 15G। उसके बाद में डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन। यहां पे कि अगर आपने, जैसे कि हम टेक ओवर कोड की बात करें कि अगर आपने शेयर्स अक्वायर कर लिए हैं अबव द लिमिट विदाउट कंप्लाइंग विद द कोड, देन नॉट
shall not be less than, हा वापस से आ गए सही जगह पे, not less than 10 लाख रुपीज but which may extend to 25 crore or 3 times of profit made whichever is higher। ये भी 4 मार्क के बड़े सेम लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग है, तो लाइफ आसान है, सेम जैसा इनसाइडर ट्रेडिंग में था वैसे ही यहां पर। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कि अगर आपने शेयर्स एक्वायर कर लिए पर डिस्क्लोज नहीं किया, ये भी सिमिलर है लेकिन यहां पे बस 10 लाख की जगह 5 लाख है। देखो, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच प्रैक्टिस विच एवर इज हायर। बस समझो ये जो विच एवर इज हायर यहां तक आ गया ना, ये सिर्फ यहां तक आएगा, इन दोनों में विच एवर इज हायर 25 करोड़ रुपीज और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। 15H है। नेक्स्ट 15HAA पेनल्टी फॉर ऑल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह, आपको वापस जानते हुए बहुत खुशी होगी, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या नहीं करना है, बट हम तो यहां पर आ जाते हैं पेनल्टी पे। पेनल्टी shall not be less than 1 lakh but which may extend to 10 crore or 3 times the amount of profit made whichever is higher। तो 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड whichever is higher, जैसे कि अभी तक क्या आ रहा था, अभी तक आ रहा था 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड whichever is higher, तो सिमिलर ग्राउंड्स पे ये भी ठीक है, यहां पे भी स्टार मार्क कर देंगे। और लास्ट आता है आपके सामने पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन गिवन, कि जहां पे कोई सेपरेट पेनल्टी है ही नहीं, वहां पे क्या करें, तो 1 लाख टू 1 करोड़, खत्म। समझना, ये यहां पे पेनल्टीज खत्म हो जाती है। इसके बाद में वो जो 4 आ जाएंगे कि एडजुडिकेशन कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वगैरह आएगा, ठीक है, वो तो इंटरेस्टिंग सेक्शन से मजा आएगा। पहले पेनल्टी का जो दर्द है जीवन में उसको खत्म करते हैं, ठीक है यार, ये अलग परेशानी है यार। चलिए सबसे पहले पेनल्टी का दर्द खत्म करते हैं यार, एकदम मस्ती में रहो, एकदम मस्ती में। आपको कह रहा हूं ना कि कुछ परेशान होने की बात ही नहीं है, एकदम जस्ट चिल एंड रिलैक्स। मैं आपको लिए चलता हूं एक दूसरी दुनिया में। चलो पेनल्टीज आज खत्म कर देंगे, जीवन में आपको पेनल्टीज परेशान नहीं कर पाएंगे। चलो बेटा जी, ये सारी आपकी पेनल्टीज है जो आपको पढ़नी है। सबसे पहला है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर इतना सा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति से स्टॉक एक्सचेंज ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, आपसे सेबी ने कोई भी रिटर्न मांगा है और आप दे नहीं पा रहे हैं टाइम पे, या फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का बोला था और आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न और टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट इज द पेनल्टी? मैं बताता हूं मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़। रुको और सुंदर सा लिख देता हूं उसको थोड़ा सा, यही तो हमारी गोल्डन पेनल्टी है ना। तो जब तक गोल्डन पेनल्टी आपके साथ है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 CR। ओके, सो मिनिमम इज 1 लाख, 1 लाख तो लगना ही है, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 CR। बहुत अच्छी बात है, इजी। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट, कि यार ब्रोकर के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी रहती है, फिर कोई भी इंटरमीडिएटरी के ऊपर अगर रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको अपने क्लाइंट के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट करना है, फिर ही काम करना है। बिना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करे आप काम नहीं कर सकते, बट उसने बिना कॉन्ट्रैक्ट करे काम चालू कर दिया, तो क्या होगा? अजीब वही होगा, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू अजी 1 CR। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस आए थे लेकिन उनको हम टाइम टू टाइम रिड्रेस नहीं कर पाए, हमारे ऊपर टाइम पीरियड रहता है कि इतने समय में हमें उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है, हम नहीं कर पाए। क्या होगा? मिनिमम 1 लाख अप टू मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़। पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, कि यार म्यूचुअल फंड में इतने सारे डिफॉल्ट दिए थे, म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ भी गलती हो गई तो, अरे भगवान का नाम लो, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपसे कुछ भी डिफॉल्ट हो गया है, स्टिल द पेनल्टी इज द सेम नो फॉर ऑल द डिफॉल्ट्स। द पेनल्टी इज व्हाट? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 CR। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एन असेट मैनेजमेंट
कंपनी। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एकदम आना, पहले 15E पे आ जाते हैं। पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एन असेट मैनेजमेंट कंपनी। 15E कि असेट मैनेजमेंट कंपनी ने कोई रूल फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा। असेट मैनेजमेंट कंपनी ने अगर कोई रूल फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। असेट मैनेजमेंट कंपनी, व्हाट इज एन असेट मैनेजमेंट कंपनी? म्यूचुअल फंड के अंदर जो उनके असेट्स को इन्वेस्ट करती है, फंड मैनेजर्स जो होते हैं, दे फॉर्म एन असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अगर असेट मैनेजमेंट कंपनी ने म्यूचुअल फंड के किसी रूल्स को या सेबी के किसी रूल्स को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा। अजी वही होगा, मिनिमम 1 लाख रुपीस, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 CR। यहां तक तो आपको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अब आती है पहली पेनल्टी जिसमें कुछ अलग है। पहली 4 पेनल्टी आती है, सुनना ध्यान से। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट जिसको कहते हैं, इसमें अगर कुछ डिफॉल्ट किया। अब समझना मेरी बात को कि यहां पे मैं पेनल्टी लिख देता, क्या, मिनिमम 1 लाख रुपीस, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 10 करोड़। मैं लिख देता, ये लिख देता, अप टू 1 करोड़ मैं लिख देता। बट परेशानी क्या आती, फिर लोग क्या करने लग गए, लोग यहां पे और ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट करने लग गए कि बड़ा डिफॉल्ट कर लो, पेनल्टी तो 1 करोड़ की होगी, बड़ा डिफॉल्ट कर लो, पेनल्टी तो 1 करोड़ की होगी, बड़ा डिफॉल्ट कर लो, पेनल्टी तो 1 करोड़ की होगी। इस कारण से गवर्नमेंट को इनका जो है पेनल्टी अलग रखना पड़ा। समझना ध्यान से, वेरी लॉजिकल रीजन कि इनका पेनल्टी अलग क्यों रखना पड़ा। ठीक है, तो इनका पेनल्टी क्या किया, देखना ध्यान से। मिनिमम, आई गेस रीडेबल है क्या, थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूं। मिनिमम 1 लाख रुपीस, मैक्सिमम 1 लाख पर डे। मिनिमम 1 लाख रुपीस, मैक्सिमम 1 लाख पर डे। सुना ध्यान से, अप टू 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड। या आपने डिफॉल्ट करके जो प्रॉफिट बनाया, 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो ये आ गया 15E है। ये पहली जगह पे कुछ नई पेनल्टी आई है। और नई पेनल्टी लाने की जरूरत क्यों आई, ये आपको समझ में आया क्या? नई पेनल्टी लाने की जरूरत क्यों आई कि यहां पे भी गोल्डन पेनल्टी लिख देते हैं, बट लोग बड़े चतुर हैं, वो उसका गलत फायदा उठाते ना। देन दे वुड हैव कमिटेड डिफॉल्ट, क्या डिफॉल्ट कर ले तो 1 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी और क्या। तो यहां पे लगा नहीं नहीं, यहां पे लोगों को प्रॉफिट ज्यादा करे तो पेनल्टी भी ज्यादा। तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू उसमें मैक्सिमम लिमिट क्या दे दिया इन्होंने, 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड। सुनना, अब इस पेनल्टी को एक और बार रीड करते हैं, ध्यान रखना इसमें एक और फायदा, एक और चीज आपको देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आपका 1 लाख पर डे के हिसाब से जाके अब मैक्सिमम होना चाहिए। 1 लाख पर डे अप टू मैक्सिमम 1 करोड़। रुक जाओ बेटा जी, मैं इसको और बेटर तरीके से प्रेजेंट करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जगह की कमी के कारण बहुत संघर्ष हो जाता है। रुक जाओ, इससे क्या होगा, मैसेज कन्वे गलत हो जाएगा। अच्छे से आपको मैसेज कन्वे कर देता है। मैक्सिमम में 2 ऑप्शन है, ऐसे समझो अच्छे से, ये ज्यादा क्लैरिटी समझो। मैक्सिमम में क्या है, एक तो 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़, दिस इज वन थिंग कि 1 लाख पर डे के हिसाब से 1 करोड़ तक चले जाओ। और या फिर 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड, इन दोनों में से विच एवर इज हायर। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि मिनिमम 1 लाख रहेगा, वो तो है। मैक्सिमम में एक तो क्या है, 1 लाख पर डे अप टू 1 CR, ये पूरा एक हो गया। या फिर 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। दिस इज हाउ यू टू कंपेयर, दिस वुड बी करेक्ट कंपैरिजन। तो 1 लाख पर डे अप टू 1 CR, या तो उस हिसाब से कैलकुलेट करो, या फिर और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। ये बेटा जी समझ में आ रही है, पहली डिफरेंट पेनल्टी है। बाकी तो पेनल्टी आसान चल रही थी। फोकस करना, वंडरफुल। ठीक है, नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड रिसर्च एनालिस्ट। कि अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइसर और आपने पेनल्टी कर दी तो क्या होगा, तो वापस सेम ही आ जाएगी। तो वापस सेम पेनल्टी आ जाएंगे।
क्या? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़। ये हमारी रेगुलर पेनल्टी आ जाएगी ना वापस, ठीक है। फिर आती है अलग अलग पेनल्टी। अब सुनना, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर अलग है, इनसाइडर ट्रेडिंग अलग है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन टेकओवर अलग है, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अलग है। उसके बाद में पेनल्टी फॉर ऑल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड्स एंड फेलियर टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस अलग है, एंड ये भी अलग है। एंड लास्ट में पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टीज बीन प्रोवाइडेड। ये बहुत आसान है, ये क्या है? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। कुछ पर डे का कैटेगरी नहीं है, कुछ पर डे का कैटेगरी नहीं है। फोकस करना बहुत अच्छे से। नहीं 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 नहीं, एक ही चार्ट में आपकी पूरी पेनल्टीज रैप अप हो जानी चाहिए। देखो बेटा जी, आपको उसके अलावा जो लिखा है ना कि म्यूचुअल फंड में ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है, वो सब याद करने की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज कोई भी डिफॉल्ट होगा पेनल्टी तो यही लगने वाली है, पेनल्टी तो यही लगने वाली है। अगर हर एक के लिए अलग अलग डिफॉल्ट होता तो संघर्ष होता, तो संघर्ष होता। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। चलो पहले मुझे बताओ कि ये सारी पेनल्टीज अभी मैं 15A, 15G, 15H, 15HA, 15HAA इनको छोड़ देता हूं जो लिखी नहीं है। जो लिखी है ये सारी पेनल्टी आपको कंफर्टेबल है क्या? जो लिखी है वो सारी पेनल्टीज आपको कंफर्टेबल है क्या? आई होप स्क्रीन लेजिबल है। जस्ट टेल मी, जो लिखी है वो सब कंफर्टेबल है कि हाँ सर ये सब तो समझ में आ रहा है कि पहले की जो सारी पेनल्टी ना, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, पेनल्टी फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहां तक तो सर सेम है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 CR। लेकिन फिर एक मिला हमको कि पेनल्टी इन केस ऑफ AIF, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वहां पे नहीं, यहां पे चोर बहुत है, तो यहां पे क्या किया? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 CR, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। ये डिफॉल्ट करके अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया विच एवर इज हायर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके अंदर पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट, वापस मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़, इजी। और लास्ट में पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी इज गिवन, कि अगर कोई ऐसी गलती जिसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी ही नहीं है तो वहां पे मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, इजी, लाइफ इज इजी दैट। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दीज 4 पेनल्टीज, दीज 5 पेनल्टीज टू बी वेरी प्रिसाइज, 1 2 3 4 5। एक आती है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर। ये मैं यहां पे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता बेटा जी? बिकॉज इतना सब कुछ है ना, इतना सब कुछ लिखना है ना कि यहां पे लिख ही नहीं पाएंगे, उसके में तीनों की अलग 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 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सेपरेटली लिखेंगे। स्टार वन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उसको मैं सेपरेटली लिखना चाहता हूं, ठीक है। सुना मेरी बात को बहुत केयरफुली, स्टार 1 दे दिया मैंने। अब मैं आता हूं पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन टेकओवर, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फिर पेनल्टी फॉर ऑल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ना, इसको मैं स्टार 2 देता हूं। स्टार 2 मतलब ये भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ये भी अलग से लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जाएं और इन तीनों सेक्शन की पेनल्टी को कंपेयर करके आए। इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी क्या है? पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर की क्या है? पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की क्या है? गो एंड रीड, इन तीनों की पेनल्टी रीड करो, इन तीनों की पेनल्टी रीड करो। रीड द पेनल्टी ऑफ दीज 3। वादा क्या कह रहा हूं कि पेनल्टी की आपको परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर में, 100% नहीं होगी। गो एंड रीड द पेनल्टीज तीनों की। पहले इनसाइडर ट्रेडिंग की रीड करेंगे, फिर पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर की रीड करेंगे, फिर पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की रीड करेंगे।
चलिए यार, आशा करता हूं आपने एक बार देखा होगा, कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही होंगी, राइट? पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। चलो यार 100% फोकस यहां पे, ठीक है? फोकस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली पेनल्टी में लिख देता हूं यहां पे, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, मिनिमम कि कम से कम अगर इनसाइडर ट्रेडिंग किए हो तो 10 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे। 10 लाख इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड मैक्सिमम it could be what? Another, there are two options. Maximum it could be either 25 crore or 3 times of profit made, whichever is higher. यहां पे उन्होंने वैसे ही रखा है, इनसाइडर ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा रोकने की जरूरत है। आपके सिलेबस में इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन नहीं है और अपेक्षित भी नहीं है, बट जैसे कि CS के बच्चों के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। मैं कह रहा हूं क्या रेगुलेशन है, मतलब दीवाने हो जाओगे, इधर उधर भागोगे, ऐसा रेगुलेशन है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा परेशानी यह है कि गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले, इनसाइडर ट्रेडिंग को पूरा कर्ब नहीं कर पाती। इनसाइडर ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट 100%, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, समझना ध्यान से, उसको आप इस तरह से कंपेयर करो कि क्लास में एक मासूम सा टीचर मेरे जैसा पढ़ा रहा है, ठीक है? इमेजिन करो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा, ABCDEFGHIJKLM, और आप क्या कर रहे हो पीछे से सुनना, आपने वहां से अलग से एक बच्चे ने ऐसी वाली आवाज निकाली, कैसी वाली, ठीक है? किसी ने, ठीक है? मैंने ऐसे देखा, आवाज ही नहीं, क्लास में बैठे 200-250 बच्चे, मैंने कहा समझ में नहीं आया, ठीक है मैं वापस पढ़ा रहा हूं, ABCDEFGHI, अब उधर से किसी कोने से ऐसी आवाज आई, ठीक है? फिर मैं वापस पढ़ने लगा, यार प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं इधर घूम रहा हूं और ये आवाज ऐसी निकालता है एक व्यक्ति कि उसको पकड़ना इंपॉसिबल है। आपको पता होगा ना किस प्रकार की आवाजें निकाली जाती है क्लास में, राइट? तो उसको पकड़ना इंपॉसिबल है यार, कैसे पकड़ूं मैं? तो फिर मैं ऐसे पढ़ रहा था, वापस आके मैं ABCDN, मैंने ABCD और मैंने ऐसे देखा, और तभी वहां पे पूछा था, ऐसी आवाज निकालने वाला था, मैंने कहा उठ उठ इधर आ, और उसको मैंने खूब फोड़ा उसको, और उसको मैंने क्लास से निकाल दिया। मेरी बात को समझना अच्छे से, मेरी बात को समझना यार, उस बालक ने एक छोटी सी गलती की थी, तो उस छोटी सी गलती के लिए मेरा जो रिएक्शन था ना, ये प्रोपोर्शनेट नहीं था। माई रिएक्शन टू दैट पर्सन वॉज नॉट प्रोपोर्शनेट। उसने छोटी सी मिस्टेक की थी, बट मैंने उसको क्लास से निकाल दिया, तो द रिएक्शन वॉज नॉट प्रोपोर्शनेट। बट ये मुझे क्यों करना पड़ा? मुझे ये इसलिए करना पड़ा बिकॉज ये एक ऐसा एक्ट है जो क्लास में, मान लीजिए 250 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 50 स्टूडेंट्स ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक मासूम टीचर के लिए उनको पकड़ना संभव नहीं है, पकड़ में ही नहीं आते कौन कर रहे हैं। तो जो पकड़ में आ गया उसको फोड़ो, और उसको इतना ज्यादा फोड़ो कि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए कि वो बालक घर पे भी नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इससे एक डेटरेंट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कहते हैं, उधर मैं उस साइकोलॉजी वाले चीज पे नहीं जाता, लेकिन डेटरेंट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कहते हैं कि ऐसा पनिशमेंट दो कि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए और कोई भी और व्यक्ति वो नहीं करे। ये कब किया जाता है? जब पकड़ना भी मुश्किल होता है और एक डेटर करना है कि एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ना असंभव है यार, लोग इतनी ज्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, यू इमेजिन, नो, यू विल बी वर्किंग इन अ कंपनी इन फ्यूचर, आप एक कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन न्यूज में आएगी, उसके पहले तो आपको पता चल जाएगी ना। तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एथिकली नहीं करेगा कोई भी वैसा, बट अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड, रिलेटिव, पापा मम्मी, भैया भाभी को पास ऑन कर देता है, बहन जिया जी, भाई फेमिनिज्म जिंदाबाद, सबको ले रहा हूं मैं, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड, अगर वो सब तक पास ऑन कर देता है, ठीक है, तो भाई साहब ये भी तो उन लोगों ने ट्रेड कर दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई ना, उन लोगों ने ट्रेड कर दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई ना। सो इनसाइडर ट्रेडिंग रोकना संभव है, लेकिन अगर पकड़े गए तो सेबी आपको फोड़ देगा। क्या रखी पेनल्टी आपके ऊपर? मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड, और 25 करोड़ विचएवर इज हायर। मैंने क्या किया था, मेरे भाई ने मुझको इंफॉर्मेशन दे दी कि इनसाइडर उस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, मैंने 15 लाख के शेयर्स खरीद लिए, 3 दिन बाद वो शेयर्स 20 लाख के हो गए, मैंने बेच दिए, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत नाच रहा था। सेबी के पकड़ में आ गया किसी तरह से ट्रांजैक्शन। कैसे पकड़ में आएगा? मैंने आपको खुद ने कहा कि पकड़ना बहुत मुश्किल है। सेबी ने किसी तरह से ट्रांजैक्शन को पकड़ लिया, मेरे ऊपर कितना पेनल्टी लगा सकता है सेबी? मेरे ऊपर कितना पेनल्टी लगा सकता है सेबी? मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड। माय प्रॉफिट मेड इज व्हाट? 5 लाख इंटू 3 15 लाख, 15 लाख और 25 करोड़, व्हाट इज हायर? 25 करोड़।
सेबी कैन पेनलाइज मी विथ 25 करोड़। सेबी इज द राइट टू पेनलाइज मी विथ 25 करोड़। तो ऐसा भाई साहब इंसॉल्वेंट कर दोगे एक नॉर्मल आदमी को, आप इंसॉल्वेंट कर दोगे। सो माई पॉइंट हियर इज जस्ट कि इतना ज्यादा पनिशमेंट रखा गया है जस्ट टू डिटरमेंट के हिसाब से कि आगे कोई ऐसा काम ना करे। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गया पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम इज 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। ठीक है बेटा जी, फिर आता है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। देखो मुझे फ्लिप करके वहां जाना होगा, आई थिंक स्क्रीन पे चेंज नहीं होगा। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर, बहुत बढ़िया। यस, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर वाले के अंदर। मिनिमम 10 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़, 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। डोंट यू थिंक दैट इज द सेम, एग्जैक्टली सेम? मुझे इतनी खुशी हो रही है ये करते हुए, एग्जैक्टली द सेम। देखना यहां पे, और जी सेम। So, penalty for insider trading and penalty for non-disclosure of acquisition of shares and takeover. Penalty for non-disclosure of acquisition of shares and takeover is exactly the same. बहुत अच्छी बात है। अब आता है penalty for fraudulent and unfair trade practice। यार थोड़ा सा कुछ अलग कर देते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, मिनिमम कर दिया बस 5 लाख, 10 लाख की जगह 5 लाख कर दिया, बाकी सब कुछ सेम। मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। खत्म हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दीज पेनल्टीज? खत्म हो गया पेनल्टीज। ये जो 2 पेनल्टीज के आगे स्टार मार्क लिखा है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस पेनल्टीज हो गए यहां पे। ये इससे ज्यादा आपको पेनल्टीज पे समय देने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके अंदर आपकी सारी पेनल्टीज आपको प्रैक्टिकली याद भी हो जाएंगे। देखो कैसा है, देखो जनरल गोल्डन पेनल्टी क्या है? गोल्डन पेनल्टी इज मिनिमम 1 लाख अप टू मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। ठीक है, कुछ जगह पे अलग है। कहां है सर? वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के केस में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और EIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसके अंदर अगर कोई पेनल्टी करते हैं तो गोल्डन ही लगता है, लेकिन उसके साथ में एक चीज आ जाती है, ऑप्शन आ जाता है 1 करोड़ के साथ में नीचे क्या ऑप्शन आ जाता है? 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड का। तो उन केस में, उस केस में क्या हो जाता है? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम ऑप्शन ए 1 लाख पर डे अप टू 1 CR, ऑप्शन बी 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। फिर वापस एक हमारा आता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को एडवाइस की तो रिसर्च एनालिसिस में गलती की तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 CR। ठीक है, उसके इसमें 3 आ जाते हैं एकदम अलग, 3 एकदम अलग आ जाते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सब कुछ सेम है, बस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मिनिमम क्या हो गया है? 5 लाख रुपीस। ठीक है, और 2 को हम स्टार मार्क करते हैं, स्टॉक ब्रोकर को और ऑल्ट्रेशन डिस्ट्रक्शन वाले टॉपिक को। तो इसके अंदर ये 2 और चीज लिख ली तो सब कुछ सॉर्टेड होता है। इसके अंदर ऑल द पेनल्टीज आर कवर्ड हियर। सारी पेनल्टीज यहां पे कवर हो जाती है, खत्म हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। चलो पहले ये स्टार 1 और स्टार 2 को भी निपटा देता हूं ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। चलो चलिए स्टार 2 कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि दैट इज वेरी सिमिलर टू इनसाइडर ट्रेडिंग। स्टार 2 में क्या है क्या यहां पे देख लो पहले। पेनल्टी फॉर ऑल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ द बोर्ड। पेनल्टी फॉर ऑल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा ऑफ रिकॉर्ड एंड फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ बोर्ड। समझ में आ रहा है कि आपने ऑल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं रिकॉर्ड्स का, फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, क्या आप सेबी के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अनऑथराइज तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं वगैरह। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं, कोई भी आपने डिस्ट्रक्ट किया, अपने रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई किया, डिस्ट्रैक्ट किया है, तो उन सबके लिए यहां पर पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है? मिनिमम 1 लाख रुपीस बट विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। तो ये कैसा है, इन्होंने थोड़ा मिक्स कर दिया है, तो इसलिए इसको अलग से रखा था मैंने स्टार 2। ये मैं यहां पे बस लिख देता हूं स्टार 2, फिर मैं आपको बताऊंगा पेन डाउन कैसे करना है। स्टार 1 के लिए जगह छोड़ देता हूं थोड़ी सी, एंड स्टार 2 में वो क्या कह रहे हैं? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 2 ऑप्शन दे रहे हैं। मैक्सिमम वो एक जगह पे कह रहे हैं 10 करोड़ और
3 times of profit made whichever is higher. So minimum is 1 lakh, extent 10 crore और 3 times of profit made whichever is higher. This is what they're trying to say. अगर आपने रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई वगैरह किया है, अनऑथराइज तरीके से लिया है वगैरह. अब स्टॉक ब्रोकर के केस में एक चीज कर लेते हैं हम, रैप अप, सिंपल. स्टॉक ब्रोकर में 3 प्रकार के डिफॉल्ट्स हैं. स्टॉक ब्रोकर में 3 प्रकार के डिफॉल्ट्स हैं. स्टॉक ब्रोकर में 3 प्रकार के डिफॉल्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. पहला है कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट नोट, कि कॉन्ट्रैक्ट नोट रिलेटेड डिफॉल्ट किया. कॉन्ट्रैक्ट नोट रिलेटेड डिफॉल्ट किया, ठीक है. दूसरा डिफॉल्ट क्या है कि उसने डिलीवरी और पेमेंट में डिफॉल्ट किया. डिफॉल्ट इन डिलीवरी और पेमेंट. डिलीवरी और पेमेंट समझते हैं आप, शेयर्स की डिलीवरी करनी होती है और मनी का पेमेंट करना होता है. देखो स्टॉक एक्सचेंज बायर सेलर करता है ना, ब्रोकर का काम है कि बायर्स और सेलर मिल गए तो बायर से पैसा ले ले, सेलर से शेयर ले ले, सेलर को पैसा दे दे, बायर को शेयर दे दे, ये काम करना. दैट इज डिलीवरी एंड पेमेंट. डिफॉल्ट क्या है इन डिलीवरी और पेमेंट, ये उनका दूसरा डिफॉल्ट है, ठीक है. एंड थर्ड एंड द लास्ट डिफॉल्ट जो है यहां पर है एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज. एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज, कि अगर एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में अगर डिफॉल्ट किया है तो अलग है, यहां पे अलग है और यहां पे अलग पेनल्टी है. सबसे फेवरेट पेनल्टी कहां पर है, डिफॉल्ट एंड डिलीवरी एंड पेमेंट, क्योंकि हमारा रेगुलर वाला ही आ जाएगा. अजी मिनिमम नॉट लेस देन 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़. ये हो गया. अब आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में डिफॉल्ट किया, कि अगर किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट नोट में डिफॉल्ट किया है तो यहां पे क्या लिखा है, लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड. ठीक है. तो यहां पे मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है. मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ ही करते हैं, ठीक है. यहां पे और एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं जा रहे, तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़. समझ में आ रहा है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़. और लास्ट में एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज, यहां पे कुछ अलग है. यहां पे क्या किया है, मिनिमम तो उन्होंने लगा दिया 1 लाख, बट विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज. मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज्ड. अब वहां पे जो एंड में हायर ऑफ द टू है उसको इग्नोर करो, अननेसेसरी उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत भी नहीं. यहां पे भी और एक अमाउंट आता है, बट ठीक है. दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर मॉड्यूल एज वेल एंड दिस इज व्हाट इज गिवन इन द बेयर एक्ट एज वेल. एकदम सिंपल. ये 2 पेनल्टीज है जो थोड़ा सी हटके हैं, जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अदरवाइज अगर इन दोनों को हटा देते हैं तो बाकी सब तो एकदम स्मूथ हो गई है. डोंट यू थिंक दैट पेनल्टी याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. यार आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चार्ट पूरा याद रखना है. चार्ट आसान है, देखो ये पूरा है, ये सारी पेनल्टी, ये सारी पेनल्टी. अब आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता बेटा जी कि सेबी एक्ट की पेनल्टीज बताओ. इट इज इम्पॉसिबल. दे माइट, आइडियली तो उन्हें पेनल्टी पे क्वेश्चन नहीं पूछना थी, बट दे माइट जस्ट गिव यू वन पर्टिकुलर कि बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी क्या है, तो आपको उसकी पेनल्टी पता नहीं होगी. बताओ पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड की पेनल्टी बतानी होगी. तो आपको इस प्रकार से आपको वो लोग देंगे कि क्या डिफॉल्ट है और आपको उसकी पेनल्टी बतानी होगी. तो आई थिंक with the help of this chart I have not just taught you the penalty, I think I have made an attempt कि आपको पेनल्टीज अभी याद भी हो गई होंगी. अभी ये पेनल्टीज आपको याद भी हो गई होंगी. I hope that, right? So this is all about the penalties. इसको पेन डाउन करने के पहले अब मैं देखूं कि सर हमें क्या कुछ और चीज देखने की जरूरत है. जी नहीं, इधर आओ. एक सेक्शन है जिसकी रीडिंग करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ भी नहीं. यहां से पेनल्टी स्टार्ट होती है. सबसे पहली पेनल्टी क्या है समझना, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न. इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर दिया है कि इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट टू द बोर्ड सेबी एंड फेल्स टू फर्निश द सेम और फर्निशेस और फाइल्स फॉल्स इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं या फिर गलत इंफॉर्मेशन दी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, तो यहां पर आता है फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, कि उसने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी या फिर इंफॉर्मेशन फॉल्स दी, गलत दी, तो वो यहां पे आता है. नेक्स्ट,
टू फाइल एनी रिटर्न, वो जो इन्फॉर्मेशन के लिए था वो यहां पे रिटर्न के लिए स्पेसिफिकली रिटर्न और फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द रेगुलेशन, फेल्स टू फाइल द रिटर्न और फर्निश द सेम विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द रेगुलेशन, और हु फर्निशेस और फाइल्स फॉल्स, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, रिटर्न, रिपोर्ट, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आप समझो सिंपल। पहला पॉइंट क्या कहता है कि आपने टाइम पे आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, या दी तो फॉल्स दी, या फिर अगर आपने इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी। और लास्ट पॉइंट कहता है इफ यू हैव नॉट मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, तो हेडिंग से ध्यान रखना है फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में यह भी ध्यान रखना है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिए। अगर इनमें से कोई भी गलती की है, तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी होगी? मिनिमम 1 लाख अप टू 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। सिंपल। तो क्या है? फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में ध्यान रखना है कि इवन आपने बुक्स मेंटेन नहीं किए तो भी ये डिफॉल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद द क्लाइंट। सिंपल कि अगर आप ब्रोकर हैं, अंडरराइटर हैं और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने, सेबी ने कह रखा है क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही काम करना है, एंड यू हैव फेल्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वही मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। नेक्स्ट पेनल्टी फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। इन्होंने यहां पे कुछ टाइम पीरियड नहीं दिया, ठीक है ना, इन्होंने बस इतना बोला है कि अगर आपने एक्ट के हिसाब से इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं किया तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट्स इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। ये सब जो यहां पे म्यूचुअल फंड के डिफॉल्ट्स दे रखे हैं ना, ये पूरा कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबकी पेनल्टी सेम है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता ना कि इनमें से कुछ की पेनल्टी अलग होती तो भाई साहब आपके लिए संघर्ष हो जाता। ठीक है, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। कि अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और रूल्स रेगुलेशन मेड देयर टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए आपने म्यूचुअल फंड का काम चालू कर दिया, डिफॉल्ट है। फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट लिया बट सर्टिफिकेट के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे सेबी के, उसको कंप्लाई किए बिना स्टार्ट किया। फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। कुछ केसेस में लिस्टिंग मैंडेटरी होती है, कुछ केसेस में आपकी लिस्टिंग मैंडेटरी होती है। ये आप आई थिंक, हाँ नहीं, सीए के सिलेबस में वो सब है ही नहीं। रीट वगैरह, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनमें कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पे आपको अपने यूनिट्स को लिस्ट कराना है मैंडेटरीली। जैसे कि कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वैसे इन्हें भी लिस्टिंग मैंडेटरी होती है। तो अगर आपको लिस्टिंग मैंडेटरी और आपने नहीं करवाई है, रजिस्टर्ड एज सीआईएस इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड फेल्स टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी। आपके इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करनी थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन या ऐसे किसी केस में, और आपने रिफंड नहीं किए। फेल्स टू इन्वेस्ट मनी कलेक्टेड बाय द स्कीम, कि अगर आपको इन्वेस्ट करना था, आपने म्यूचुअल फंड के नाम पे लोगों से पैसा लिया है, अब आप उसको इन्वेस्ट करोगे, आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो सब भी यहां पे कवर होता है। फोकस करना, यहां पे एक चीज ध्यान के रखनी है, पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग सीआईएस एक्सेट्रा। यहां पे म्यूचुअल फंड के अलावा दूसरी स्कीम्स पे आती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वगैरह। तो बस ये एक चीज ध्यान रखना है, लिख लो वहां पे पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड ब्रैकेट इंक्लूडिंग सीआईएस एक्सेट्रा, कि सीआईएस वगैरह किसी और भी एंटिटी ने डिफॉल्ट किया तो वो भी इसी प्रोविजन में आएगा। और पेनल्टी क्या होगी जी? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। बहुत बढ़िया, इंक्लूडिंग सीआईएस। फिर पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सेम कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो उस पर भी क्या होगा? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। यहां तक तो सब कुछ सेम था। ये आया पहला जिसने अलग किया कुछ, डिफॉल्ट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या लिखा है कि इन्होंने भी कोई एक्ट फॉलो नहीं किया, रूल्स फॉलो नहीं किए, रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, बोर्ड के डायरेक्शन फॉलो नहीं किए, तो इन पे क्या लग जाएगा? इन पे मिनिमम 1 लाख अप टू मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। ये तो है ही है, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विचएवर इज हायर। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट, इन्होंने भी अपने रूल्स रेगुलेशन को अगर वायलेशन किया है तो इनके ऊपर भी सेम मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 CR, कुछ भी नहीं पढ़ने का। फिर स्टॉक ब्रोकर, ये हमने अच्छे से पढ़ा कि स्टॉक ब्रोकर में 3 टाइप के डिफॉल्ट है। एक है कॉन्ट्रैक्ट नोट रिलेटेड डिफॉल्ट, डिलीवरी एंड पेमेंट रिलेटेड डिफॉल्ट, और एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज। तो अगर मान लीजिए सबसे पहला वाला लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नोट रिलेटेड डिफॉल्ट है तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 CR, खत्म। ठीक है। दूसरा आ जाता है कि अगर डिफॉल्ट है फॉर पेमेंट एंड डिलीवरी रिलेटेड, पेमेंट एंड डिलीवरी रिलेटेड डिफॉल्ट है तो सेम 1 लाख मिनिमम,
मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़, और लास्ट एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज, तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज। पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, अब 3 आ जाते हैं एक जैसे, इनसाइडर ट्रेडिंग, पेनल्टी फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द शेयर्स अक्वायर्ड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, 3 आ जाते हैं। 3 में से इनसाइडर ट्रेडिंग एंड पेनल्टी फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द शेयर्स अक्वायर्ड तो सेम है, क्या? मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। इसमें 15G का भी सेम है और नेक्स्ट का भी सेम है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। फिर थोड़ा सा चेंज आता है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फिफ्थ आ जाता है आपका नॉन डिस्क्लोजर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, ठीक है। ये यहां पर थोड़ा सा एक चीज आपको चेंज करनी है, वेट, ये जो दिखा है ना आपके पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ 15HA में आओ नोट्स में, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर 15HA, इसकी हेडिंग चेंज करो, अपने चार्ट में एकदम सही हेडिंग है, पेनल्टी फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप यहां से लिख लो, अपने चार्ट से भी लिख सकते हो, 15HA अपने चार्ट से लिखो, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस 15HA, 15HA करो, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर कुछ ऐसा आपको कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो बेस्ट थिंग टू गो फॉर इज बेयर एक्ट, दैट क्लियर्स द फर्स्ट। तो अगर मान लीजिए पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो ये भी सिमिलर है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ टेकओवर जैसा, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस एक चीज का है, वहां पे मिनिमम 10 लाख था, यहाँ पे मिनिमम 5 लाख है, तो मिनिमम 5 लाख रुपीज, मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड, सेम। और फिर आता है ये ऑल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एनी पर्सन हु, किसी भी व्यक्ति ने knowingly alters, destroys, mutilates, conceals, falsifies or make a false entry in any information record document including electronic record which is required under the act, तो एक्ट में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम था जिसको आपने गलत तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया, फिर ऑल्टर किया है, फिर फॉल्सिफाई किया है, तो आपने प्रोविजन वायलेट किया। or any rules and regulation made thereunder so as to impede, obstruct or influence the investigation, inquiry, audit, inspection or proper administration of any matter within the jurisdiction of the board। अगर आपने किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सिफाई, ऑल्टर करने की कोशिश की है, तो वो एक ऑफेंस है। Next, for the purpose of this clause, a person shall be deemed to have altered, concealed, destroyed such information, record, document in case he knowingly fails to immediately report matter to the board। मतलब आपको पता था कि उसने किया, लेकिन आपने बताया नहीं सेबी को, आपको पता है कि अपने जूनियर ने किया, लेकिन आपने सेबी को बताया नहीं, तो माना जाएगा कि आप भी इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। एंड फेल्स टू प्रिजर्व द सेम टिल द इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूज टू बी रेलेवेंट टू एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी वगैरह से, without being authorized to do so, access or tries to access or denies of access or modifies access parameter to the regulatory database in the regulatory data in the database। कि उसने क्या किया, उसको एक्सेस नहीं था फिर भी एक्सेस ले लिया, या फिर किसी ऑथराइज व्यक्ति को एक्सेस देना था, नहीं दिया, ऑफ द रेगुलेटरी डेटा ऑफ द डेटाबेस, कि डेटाबेस में जो डेटा है उसका ऑथराइज एक्सेस नहीं हो रहा है, अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया। Without being authorized to do so, download, extract copies or reproduce in any form of regulatory data maintained in the system database। कि जो हमारे सिस्टम डेटाबेस में था उसको अनऑथराइज तरीके से प्रिंट वगैरह कर रहे हैं, बांट रहे हैं। Knowingly introduce any computer virus or other computer containment into the system database and bring out a trading halt। वायरस वगैरह डाल दिया आपने। Without authorization disrupt the function of system database, आपने system database को disrupt किया। Knowingly damages, destroys, deletes, alters, diminishes in value or utility or affect by any means the regulatory data in the system database। अरे मतलब जो information data है ना, record है, उसके साथ छेड़छाड़ की। Knowingly provide any assistance or to cause any other person to do any of the acts specified above। इनमें से कोई भी काम आपने खुद ने किया, किसी को मदद की, तो क्या होगी पेनल्टी? पेनल्टी हम लिख चुके हैं, थोड़ा सा मिक्स पेनल्टी है, not less than 1 lakh which may extend to 10 crore or 3 times of the profit made whichever is higher। In this expression, the expression computer contaminant, computer virus and damage shall have the meaning respectively assigned to them under section 643 of Information Technology Act। बहुत ही बढ़िया। चलिए, इस पूरे सेक्शन के अंदर ये जो हमारा लास्ट है 15HAA पेनल्टी का लास्ट है ना, इसके बाद तो दूसरे प्रोविजन आते हैं, मतलब हम उसको इसी चार्ट में लेते हैं, लेकिन हम पेनल्टी का जो पिनल प्रोविजन है वो खत्म हो गया। इसका क्या कहना है, किसी भी तरह से रिकॉर्ड्स के साथ अनऑथराइज तरीके की छेड़छाड़ की गई है तो वो इस प्रोविजन में कवर होगा, वो इस प्रोविजन में कवर होगा। क्लियर है? यहां पे बेटा जी होते हैं आपके चारों सेक्शन को छोड़ के, जो आगे के 4 सेक्शन बाकी है उनको छोड़ के आपका पूरा का पूरा ये चार्ट खत्म हो जाता है। देखो बेटा जी, ये इस चार्ट का टारगेट था,
जिसके अंदर मुझे पता है कि हर एक बच्चे को टेंशन किसका था, पेनल्टी कैसे याद करेंगे। टेंशन ऐसा नहीं है, उसको इरिटेशन होता है, ही डजंट लाइक टू रीड पेनल्टीज, बट ट्रस्ट मी नाउ यू डोंट हैव टू रीड द पेनल्टीज एवर अगेन। सिर्फ जो हमने चार्ट बनाया ना, चार्ट 4, सिर्फ आपको वो पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो पढ़ने में आपकी सारी पेनल्टीज इतने समराइज वे में कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक नोट्स के 4-5 पेज होंगे वो। क्लियर है? तो यहां पे खत्म होता है। वी आर जस्ट लेफ्ट विथ रीडिंग दीज 4 थिंग्स। ये 4 सेक्शन अच्छे से पढ़िए तो इंटरेस्टिंग भी। इसमें एक चीज इतना मजा आएगा ना, आप दीवाने हो जाओगे। अरे मैं कह रहा हूं दीवाने हो जाओगे, इतना बेहतरीन सेक्शन है। ये 4 चीजें पढ़नी है एंड यू विल बी ऑल डन विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ट। इसके बाद में सिर्फ 2 और चार्ट हैं और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो? तो ये चार्ट 4 है। अब मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं यारो? पहली अपेक्षा तो मेरी आपसे ये है दैट यू हैव रियली ट्रूली अंडरस्टूड एवरीथिंग। यू हैव रियली ट्रूली अंडरस्टूड एवरीथिंग। अच्छे समझ में आया? ये चार्ट अपने पेन डाउन कर लेना है अपनी नोट्स में, अपनी जगह पे जहां पे आप चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 लिखे हैं, वहां पे चार्ट 4 देके ये पेन डाउन कर लो। चार्ट 4 देके ये पेन डाउन कर लो अच्छे से। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपको लिखने में थोड़ी परेशानी होगी बिकॉज बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूं कि ये बात लिख पाए। क्लियर है बेटा जी? मुझे बताओ, इज इट लेजिबल? क्या इज इट लेजिबल? ऐसे पेन डाउन कर पाओगे क्या? हाँ, मैं तो साइड में हट जाऊंगा। इसको ऐसे पेन डाउन कर पाओगे क्या? इज इट लेजिबल और इट्स टू स्मॉल? इज इट लेजिबल पीपल? लेजिबल है क्या? है क्या लेजिबल? बोलो यारो, बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? बोलो यारो। लेजिबल है क्या? बहुत बेहतरीन, बेहतरीन। इसे पूरा पेन डाउन कर लोगे और सुनना मेरी बात। अब आपके मन में एक इच्छा आएगी कि सर ने जो स्टार 1 और स्टार 2 लिखा है वो भी हम यहीं पे जगह करके लिख देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं स्टार 1 और स्टार 2 को ऐसा ही लिख देना और फिर नीचे स्टार को मार्किंग करके। ये आपको पता है रेफरेंसिंग कैसे दे रहे हैं? तो मैंने आपको स्टॉक ब्रोकर का स्टार 1 का रेफरेंसिंग दिया जो हम नीचे लिखेंगे, और उसके बाद में हमने ऑल्ट्रेशन डिस्ट्रक्शन का स्टार 2 का रेफरेंसिंग जो नीचे लिखेंगे, उसको नीचे लिखना। अगर उसको भी आपने इसमें लिख दिया तो याद नहीं रहेगा। ये चार्ट ऐसा ही बनाना एग्जैक्टली जैसा मैंने बनाया है। ठीक है बेटा जी? ठीक है। नाउ फुल स्पीड में पेन इट डाउन। ठीक है, ये पूरा पेन डाउन करेंगे आप और उसके बाद में हम लोग रिमेनिंग 4 सेक्शंस पढ़ेंगे और एकदम प्यार मोहब्बत से आपका पूरा का पूरा चैप्टर का ये पर्टिकुलर चार्ट खत्म होगा। यस पीपल, गो हेड एंड पेन इट डाउन।
जैसे ही यारों होता है एक बार बताइएगा कि हो चुका है। थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे यारों, फुल स्पीड में। Is it done, people? बोलो हाँ। बोलो डन। जैन साहब हो चुका है क्या? चलिए बेहतरीन, क्या बात है। अब यारों लिए चलते हैं आपको, पेन दिस थिंग डाउन, *1 *2, pen this thing down. Yup. Wonderful. Wonderful.
चलिए चलिए यार, आगे बढ़ेंगे यारों, या फिर ये पेन डाउन कर रहे हैं आप? कर रहे हैं तो कर लीजिए। लास्ट 1 मिनट 60 मोर सेकेंड्स, फटाफट से रैप अप करो तो आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यारों, ऐसी स्थिति पे हम लोग हैं कि हम लोग ये पूरे यहां तक पढ़ चुके हैं, और यही संघर्ष में सेक्शंस थे, ये संघर्ष में थे, बिकॉज इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज नहीं होती। इन्होंने बोला ये ऑफेंस किया तो ये पेनल्टी है, एंड समहाउ वी हैव सेल्ड इट एंड वी हैव नेल्ड इट। चलो यारों, अब आते हैं इन 4 सेक्शंस पे, और बस इतना सही मुझे आपको पढ़ाना है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और बहुत ज्यादा आसान सेक्शंस हैं, कोई चिंता की बात नहीं यहां पे भी। सबसे पहले आते हैं पार्ट 2 एडजुडिकेट पे। चलिए पावर टू एडजुडिकेट, ये मैं आपको बातों ही बातों में पहले पढ़ा चुका हूं, बट एक और बार बोलता हूं इस बारे में। पावर टू एडजुडिकेट में क्या कह रहा हूं, सिंपल तरीके से इन्होंने कहा है, वैसे तो सेबी हैज द पावर टू एडजुडिकेट, वैसे तो सेबी हैज द पावर टू एडजुडिकेट, कि सेबी के पास ताकत होती है एडजुडिकेशन करने की, लेकिन मगर सेबी हर जगह पे तो नहीं हो सकती है। इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट के इतने ज्यादा केसेस होते हैं, इतनी ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स होती है, दैट सेबी कैन नॉट इटसेल्फ एडजुडिकेट ऑल द केसेस, एंड हेंस सेबी डिसाइडेड टू अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो सेबी ने डिसाइड किया कि सेबी की हायरार्की में, उसमें जो इतने सारे लोग काम करते हैं ऑफिसर्स, उसमें से कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हु हैव बीन गिवन द पावर लाइक सेबी टू एडजुडिकेट। कोई भी कंप्लेन उनके पास आएगी, वो उस कंप्लेन को देखेंगे, दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे, एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन पास द ऑर्डर एज वेल। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन पास द ऑर्डर एज वेल, फाइन वगैरह पेनल्टी इंपोज कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विल हैव पावर लाइक सेबी, सो दैट स्पीडी रिड्रेसल हो, इस कारण से फंडा लाया गया। तो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। लेट्स सी पार्ट टू एडजुडिकेट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू, क्या लिखा है, सिंपल देखो, फॉर द पर्पस ऑफ एडजजिंग अंडर 15A B C D E E A, ये सब, ये क्या जो हमने अभी पढ़े थे सारे, ठीक है। तो इन सब केसेस के लिए बोर्ड में अपॉइंट, उन्होंने सब्सटैंशियली कवर किए, ठीक है, सब्सटैंशियली कवर किए यहां पे। अब आप उसको पीछे कंपेयर करोगे ना, आपको जो पिछले पेजेस पे दिए, तो आपको एग्जैक्टली समझेगा कि कौन कौन से पॉइंट कवर किए। उन सब के लिए बोर्ड में अपॉइंट एनी ऑफिसर, अंडरस्टैंड, हाईलाइट करो इसे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिविजन चीफ। सर ये डिविजन चीफ क्या है? सेबी के अंदर हायरार्की है, तो उस हायरार्की में डिवीजन चीफ है समवेयर इन मिडिल, और उसके ऊपर अपर ऑफिशियल्स हैं, उसके नीचे लोअर ऑफिशियल्स हैं। तो उन्होंने कहा कि डिवीजन चीफ और उसके ऊपर के किसी भी ऑफिसर को हम अपॉइंट कर सकते हैं एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन बन सकता है? सेबी किसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बना सकता है? एनी पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। डिवीजन चीफ और उसकी अपर लेवल पे जो काम कर रहा है, उनमें से किसी को भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। देखना ध्यान से। So, board may appoint any officer not below the rank of division chief to be adjudicating officer for holding an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty. कि board appoint कर सकता है किसी भी व्यक्ति को not below the rank of division chief, इसमें ऊपर जो भी है इनमें से किसी भी व्यक्ति को बोर्ड अपॉइंट कर सकता है एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो दोनों लोगों की बात सुनेगा और उसके अंदर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। बहुत ही बढ़िया। ऑन होल्डिंग ऑफ एनी इंक्वायरी, अब थोड़ा डिटेल बात कर रहे हैं बस। द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव पावर टू समन and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case, to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
तो इंक्वायरी जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कर रहा है वो किसी भी व्यक्ति को बुला भी सकता है, समन कर सकता है और किसी भी डॉक्यूमेंट को बुला सकता है। जैसे सेबी के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर थी ना, क्योंकि सेबी को एडजुडिकेट करना था। जब सेबी ने एडजुडिकेशन का काम दिया इसको कि हे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तू संभाल, तो उसको थोड़ी पावर्स भी तो देनी पड़ेगी। तो उसको पावर दी उसने कि जा बेटा यू कैन समन एनीवन, जा बेटा यू कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स, and if on such inquiry he is satisfied that the person has failed to comply with the provision of any of these sections specified in subsection 1, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provision of any of those sections। कि इनमें से कोई भी सेक्शन का केस होता है तो वो केस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर संभाल सकता है, उसके पास पावर है, ही कैन समन एनी पर्सन एज वेल एज ही कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स, और उन सबको मद्देनजर रखते हुए उसको लगता है कि इस व्यक्ति ने वॉयलेट किया था, सो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन ऑर्डर पेनल्टी, वो पेनल्टी ऑर्डर कर सकता है डायरेक्टली। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, अभी लास्ट पॉइंट इतना सा, ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज नॉट जस्टिफाइड। कहने का मतलब है व्हाट इफ जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया सेबी को लगता है वो इरोनियस है, वो जस्टिफाइड नहीं है, तो सेबी उस ऑर्डर को कैंसिल करके फ्रेश ऑर्डर पास कर सकती है, क्योंकि सेबी के बच्चे सब, सेबी हैज अपॉइंटेड ऑल ऑफ दीस पीपल कि जाओ एडजुडिकेशन करो, बट सेबी को कभी लगता है कि किसी ने भी गलत ऑर्डर पास कर दिया है तो सेबी उसे कैंसिल करके फ्रेश ऑर्डर पास कर सकती है। ये लिखा है द बोर्ड SEBI may call for and examine the record of any proceedings, and if it considers that the order passed by the adjudicating officer is erroneous to the extent it is not in the interest of securities market, it may, after making or cause to be made such inquiry as it deems fit, pass an order enhancing the quantum of penalty if the circumstances so justify, provided that no such order can be passed unless the person concerned has been given an opportunity of being heard in this manner। सिंपल है, सेबी को अगर कभी भी लगता है कि यार जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पास किया है दैट ऑर्डर इज नॉट फेयर, वो ऑर्डर सही नहीं है, तो सेबी क्या कर सकता है, सेबी उस ऑर्डर में खुद इंक्वायरी करके उस ऑर्डर की पेनल्टी को बढ़ा भी सकता है। यहां तक जो लिमिटेड तरीके से हम पढ़ते हैं, यहां पर ये लगता है कि सेबी सिर्फ उस पेनल्टी को बढ़ा सकता है, तो जो पेनल्टी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर की है उसे सेबी सिर्फ बढ़ा सकता है, ये हमें लगता है इसकी रीडिंग से। That's it. And limit, or after giving an opportunity of being heard, that's obvious. Limitation period provided further that nothing contained in this subsection shall be applicable after an expiry of period of 3 months from the date of order passed by the adjudicating officer or disposal of the appeal under 15T whichever is earlier। 15T तो आपने देखा ही नहीं अभी तक, बट सिंपल अभी तक यहाँ पे कि अगर 3 months हो गए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर को, और या फिर अपील की थी उसने, अपील किससे करते हैं, प्रोसीजर आप नेक्स्ट चार्ट में पढ़ने वाले हो, चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जहां मैं सैट के बारे में पढ़ाऊंगा। व्हाट इज सैट, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, कि अगर आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप सैट के पास जा सकते हैं। तो यहां पे सिंपल लिखा है कि सेबी कभी भी पेनल्टी को अभी नॉर्मली इनहेंस कर सकता है, उसको लगता है कि ऑर्डर इरोनियस था तो, लेकिन वो कब किसके बाद नहीं कर सकता है कि अगर अपील की थी और अपील डिस्पोज ऑफ हो गई है या फिर 3 months एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में 3 months होने के बाद या अपील डिस्पोज होने के बाद में सेबी ऑर्डर को इनहेंस नहीं कर सकता। सिंपल, खत्म हो गया यहां पे बात। ठीक है, आगे का कुछ और पॉइंट है, पर पहले यहां पे हमने क्या पढ़ा, पार्ट टू एडजुडिकेट। ये जो 15I के अंदर हम पढ़ रहे हैं, यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, सेबी हैज द राइट टू एडजुडिकेट, सो सेबी हैज डेलीगेटेड दिस पावर, सेबी कैन अपॉइंट सर्टेन पीपल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ टू वर्क एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। डन। ठीक है, ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेंगे, इनके पास पावर है टू समन समवन, टू कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स, इंक्वायरी करेंगे अच्छे से, एंड देयर आफ्टर दे कैन ऑर्डर पेनल्टीज। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कभी भी सेबी को लगता है दैट द ऑर्डर पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एरोनियस, द ऑर्डर पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एरोनियस, तो सेबी कैन डू व्हाट, सेबी कैन कॉल एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी आफ्टर डूइंग देयर इंक्वायरी एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सेबी उस पेनल्टी को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए एक लिमिटेशन पीरियड है। लिमिटेशन का मतलब समझते हैं कि उसके बाद सेबी कुछ नहीं कर पाएगा। किसके बाद सेबी कुछ नहीं कर पाएगा, या तो 3 months हो गए, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसके बाद 3 months हो चुके हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसके बाद में 3 months हो चुके हैं, उसके बाद में कुछ नहीं कर पाएगा सेबी। या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की थी सैट के पास, सैट पढ़ना बाकी है आपका, सैट के पास अपील गई है और वो ऑर्डर अपील डिस्पोज हो गई है, उसके बाद में भी सेबी कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों 3 months या फिर इसके बाद सेबी कुछ नहीं कर सकते, व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर, चलो, व्हिचएवर इज अर्लियर का मतलब ऐसा कुछ लोड मत लो कि अगर अपील 2 महीने में डिस्पोज हो गई है तो सेबी ये नहीं बोलेगा ये मैं 3 महीने में तो कर सकता हूं, नहीं, ऑफ कोर्स अपील पहले डिस्पोज हो गई तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, या 3 months एक्सपायर हो गए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो व्हिचएवर इज अर्लियर, तो अगर आपको याद रखना है तो रखो, लॉजिकली याद रख लो, सिंपल लॉजिकल रखोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3 months का टाइम है, लेकिन इस बीच अगर अपील कर दी थी उस व्यक्ति ने और अपील डिस्पोज हो गई है तो आप ऑफ कोर्स देन चेंज नहीं कर सकते, और अगर 3 months हो गए तो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते।
Yes. So this is 15I power to adjudicate. So SEBI has the power to adjudicate, which has been delegated to adjudicating officer, who can be any person not below the rank of division chief. चलिए, अब इसके बाद में आता है यारों, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर क्वांटम ऑफ पेनल्टी. समझना अच्छे से कि आज क्या हुआ, हमने ऐसा पढ़ा ना कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की सो द मिनिमम पेनल्टी इज 10 लाख रुपीस, द मैक्सिमम पेनल्टी कुड बी 25 करोड़. मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग की तो मेरे ऊपर, अगर मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग की तो मेरे ऊपर एग्जैक्टली कितनी पेनल्टी इंपोज हो सकती है? अगर मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग की तो मेरे ऊपर एग्जैक्टली कितनी होगी? या 10 लाख में छोड़ दो ना, या फिर हो सकता है उस पर 25 करोड़ लगा दें. तो किन फैक्टर्स के बिना पे, बेस्ड ऑन व्हाट ऑल फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर क्वांटम ऑफ पेनल्टी. फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग फॉर क्वांटम ऑफ पेनल्टी, बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर क्वांटम ऑफ पेनल्टी. कंप्लीट कर लो इसको. फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर क्वांटम ऑफ पेनल्टी, कि पेनल्टी का जो क्वांटम है उसको डिटरमिन करने के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किस चीज को ध्यान रखेगा. अरे आप खुद सोचो ना, आप खुद प्रैक्टिकली सोचो कि आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हो, आपको पता चल गया कि इस व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है. अब आपने एक्ट देखा, एक्ट में लिखा है कि इसने इनसाइडर ट्रेडिंग किया तो मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड. ठीक है, तो उसने मान लीजिए प्रॉफिट किया था 20 लाख का, तो 20 लाख इंटू 3 60 लाख, 60 लाख और 25 करोड़, विच एवर इज हायर 25 करोड़. तो आपके पास एक रेंज है कि आप उस पर 10 लाख से 25 करोड़ तक कितना भी पेनल्टी इंपोज कर सकते हो. तो आप किस तरह से डिटरमिन करोगे कि यार क्या अमाउंट ऑफ पेनल्टी इंपोज करना है? दैट इज द पॉइंट. फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर क्वांटम ऑफ पेनल्टी, फॉर डिटरमिनिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी. मैं आपको बताता हूं यार, आ जाओ, फोकस. टॉपिक है फैक्टर्स. आई होप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. मैं कभी भी हाथ अदर वे कर देता हूं यार, ठीक है ना. तो फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर व्हाइल इंपोजिंग द अमाउंट ऑफ पेनल्टी. समझना अच्छे से. इसको जानते हो क्या आप? इसको जानते हो क्या? इसको और ये बहुत खास आदमी है. इसको जानते हो क्या? राजू. ठीक है, राजू, मिस्टर राजू सत्यम. इन्होंने सत्यम के लोगों के साथ बहुत गलत किया था. सत्यम के लोगों के साथ, सत्यम के शेयर होल्डर्स के साथ, कि इन्होंने झूठ से फॉल्स बुक्स बनाए कि हमारा खूब प्रॉफिट है, खूब सारे एम्प्लॉइज एंड एक्सेट्रा, और एक्चुअली वैसा कुछ नहीं था. लोगों ने इस भरोसे से सत्यम के शेयर्स खरीदे खूब, और एकदम से क्रैश हो गया, लोगों की हार्ड अर्न मनी गई. अब सवाल आ रहा है कि मान लीजिए ये केस आया है, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए डिटरमिन करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के कितना क्वांटम ऑफ पेनल्टी देना है? देखो, फर्स्ट पॉइंट, पहली चीज ये हो गया एक फ्रॉड. ठीक है, पहली चीज अनफेयर गेन और एडवांटेज, कि जिस व्यक्ति ने ये फ्रॉड किया उसको कितना अनफेयर गेन और एडवांटेज हुआ है. हाउ मच ऑफ द एडवांटेज ही हैज गेन्ड. उसका 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, उसका 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, उसका 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. इसको भी ध्यान में रखो ना. जिसके हमारे केस में मान लिया 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ही 20 लाख का हुआ, तो उस पर क्या आप जबरदस्ती बहुत ज्यादा 25 करोड़ की पेनल्टी इंपोज करोगे? तो पेनल्टी इंपोज करते टाइम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को यह भी ध्यान रखना है कि हाउ मच ऑफ द अनफेयर गेन एंड एडवांटेज दिस पर्सन हैज अर्नड. दूसरी चीज, हाउ मच ऑफ द, ये तो हो गया, द अमाउंट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज वेरिएबल क्वांटिफाइबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, कि डिफॉल्ट करके मुझे कितना फायदा हुआ है. दूसरा, मुझे फायदा हुआ नहीं हुआ, इन लोगों को, जनता को कितना नुकसान हुआ है, लॉस, द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट. कि ये देखा जाएगा दो चीजें, क्या कि एक तो हमें उसको कितना फायदा हुआ वो देखेंगे, और दूसरा जनता को कितना नुकसान हुआ इसके फ्रॉड के कारण जनता को कितना नुकसान हुआ ये भी देखेंगे. ठीक है, तो ये दो चीजें देखी जाएगी कि डिसप्रोपोर्शनेट गेन और एडवांटेज, एंड सेकंड द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर. और तीसरी चीज, इनको जानते होगे ना, इनको जानते हो ना, गधो अनिल कपूर की बात नहीं कर रहा हूं आखिरी फोटो में, ये हैं हमारे प्यारे दाऊद. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द थर्ड पॉइंट इज द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट. कि अगर एक व्यक्ति डिफॉल्ट इनसाइडर ट्रेडिंग 2 बार 3 बार 4 बार कर लिया, चौथी बार आया, तो आप उस पर कम पेनल्टी लगाओगे क्या? कम पेनल्टी? ऑफ कोर्स नॉट. इफ अ पर्सन इज कमिटिंग द डिफॉल्ट अगेन एंड अगेन, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स पेनल्टी का अमाउंट फिर आप ज्यादा लगाओगे. तो रिपीटेटिव नेचर, और किसी ने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है,
तो शायद आप थोड़ा सा कम लगाओगे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखते हुए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। उसको रेंज दी जाती है, एक्ट उसको रेंज देता है कि दिस इज द रेंज। उस रेंज में एग्जैक्टली क्या अमाउंट ऑफ पेनल्टी रखनी है ये तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर खुद डिसाइड करेगा। ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर खुद डिसाइड करेगा, और जब वो खुद डिसाइड कर रहा है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर खुद डिसाइड कर रहा है, तो उनको इन 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना है। द अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज, द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। चलो नोट्स में आता है, यस क्या लिखा है देखो यहां पे। ये लैपटॉप बात मानना, लैपटॉप मेरी बात नहीं मान रहा यार। हाँ मान रहा है। चलो देखो यार, जो हमने पढ़ा है वही लिखा है। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या है? पहला, द अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज वेरेवर क्वांटिफाइबल, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। ये 3 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आप पे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रखना है। व्हाट हैज टू बी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑन यू, ओके? And the power to adjudge the quantum of penalty under section this shall be and always be deemed to have been exercised under the provision of this section. That's okay, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सर, ये जो पेनल्टी आएगी कहां जाएगी? All the sum realized by way of penalty under this act shall be credited to the consolidated fund of India. Consolidated fund of India, सारी पेनल्टीज वहीं आती है, तो ये पेनल्टी भी वहीं जाएगी, ठीक है? 15J और लास्ट सेक्शन आ जाता है आपका। देखो हमारे पहले पूरा पेनल्टीज के सेक्शन है, ये 4 सपोर्टिव सेक्शंस आते हैं। 4 में सबसे पहला क्या आता है? पार्ट टू एडजुडिकेट, जिसमें सेबी अपॉइंट्स एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ डिविजनल चीफ के, जाओ लड़ो बेटा, तुम हैंडल करो पूरा काम। और सेबी उनके ऑर्डर्स को एरोनियस हैं तो इंक्रीज भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा नेक्स्ट आता है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी इंपोज करेगा? तो पढ़ लिया हमने, डिसप्रोपोर्शनेट गेन और एडवांटेज, ठीक है, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर, एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। ये तो आप भूल ही नहीं पाओगे, रिपीटेटिव दाऊद को कैसे भूल जाओगे यार ये। और फिर तीसरा हम देखते हैं ये पैसा जाता कहां है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और लास्ट सेक्शन इस सीरीज का, इस चैप्टर का, इस दिन का जो है दैट इज 15JB, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स एकदम शांति से पढ़ेंगे, मन लाके पढ़ेंगे। इसके बाद में पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, इसके बाद में पूरी दुनिया बदल जाएगी। सैट पे आ जाएंगे और सिर्फ 2 और चार्ट एंड द चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर, राइट? चलिए सेटलमेंट पे आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि यार उससे कुछ ऑफेंस हो चुका है और वो सेटलमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है अंडर 15JB। देखते हैं क्या लिखा है। सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, any person against whom any proceedings have been initiated or may be initiated under section 11, 11B, 11D, subsection 3 of section 12 or 15I. तो 11, 11B, 11D, subsection 3 of section 12 or 15I may file an application in writing to the board SEBI proposing for settlement of the proceeding initiated or to be initiated by for the alleged default. तो अगर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक प्रोसीडिंग चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि यू हैव बीन हेल्ड गिल्टी, आपको बस नोटिस आया है, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, या फिर आपके अगेंस्ट अभी तक प्रोसीडिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है बट आपको पता चल गया अरे हाँ यार ये तो मैंने डिफॉल्ट कर दिया। तो अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, या फिर स्टार्ट हुई नहीं है, या फिर स्टार्टेड भी हुई है, उस समय पे यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट। बोर्ड में कंसिडर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिफॉल्ट, द बोर्ड में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर, ग्रेविटी एंड इंपैक्ट ऑफ डिफॉल्ट। अब मान लीजिए आपने कुछ बहुत ही बड़ा डिफॉल्ट किया, आपने मिस्टर राजू जैसा, सत्यम स्कैंडल, हर्षद मेहता, इनके केतन पारिक, इनके जैसा अगर कुछ स्कैम किया है तो आप सेटलमेंट के लिए जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो बोर्ड देखेगा आपके नेचर ऑफ डिफॉल्ट को, ग्रेविटी एंड इंपैक्ट ऑफ डिफॉल्ट को, एंड देन अग्री टू द प्रपोजल फॉर सेटलमेंट ऑन पेमेंट ऑफ सच सम बाय द डिफॉल्टर और ऑन सच अदर टर्म्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड इन दिस एक्ट। तो पहले पॉइंट में क्या है कि एनी पर्सन हु हैज मेड एनी डिफॉल्ट अगेंस्ट whom proceeding has been started, or even if proceedings have not started, can make an application to the SEBI for settlement. Second, SEBI will see the gravity of the default, the nature of the default, the impact of the default, and then will decide कि settlement करना है कि नहीं on payment of some fees and terms and conditions.
Mode of settlement proceeding. The settlement proceeding under this section shall be conducted in accordance with the procedure specified in the regulation. बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ दिया हो हमें पढ़ना ही नहीं होता, क्योंकि क्या क्या है, मोड ऑफ सेटलमेंट एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन. रेगुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. नो अपील प्रेफर्ड, ये एक बात है, एक बार सेटलमेंट हो गया है फिर आप अपील नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट. नो अपील शैल लाई अंडर सेक्शन 15T अगेंस्ट एनी, 15T आपका पढ़ना बाकी है, अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द बोर्ड और एडजुडिंग ऑफिसर एज द केस में भी अंडर दिस सेक्शन, कि कभी भी एक बार सेटलमेंट हो गया ना तो फिर उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है. All settlement amount excluding the disgorgement amount and legal cost realized under this act shall be credited to the consolidated fund of India. कि ये settlement का पैसा भी कहां जाएगा, consolidated fund of India में. सिर्फ डिस्गॉर्ज अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट ये नहीं जाता है. क्यों नहीं जाता है? बिकॉज लीगल कॉस्ट तो आपको पे करनी है, राइट? और डिस्गॉर्ज अमाउंट का मतलब क्या है कि ये पैसा, फॉर एग्जांपल आपने फ्रॉड किया एक कंपनी से और पैसा आपके पास है, तो ये पैसा आप इस कंपनी को भी तो देना होगा. तो ये एक्चुअली आप समझो गवर्नमेंट की इनकम नहीं हुई है कोई, ये वापस आपको पैसा देना पड़ेगा. तो डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट और लीगल कॉस्ट, डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट और लीगल कॉस्ट ये दोनों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाते हैं. इसके अलावा कोई भी फाइन पेनल्टी आया है, इसने सेटलमेंट के चार्जेस दिए, सब कुछ जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. सेटलमेंट को लेके क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले अ पर्सन कैन मेक एन एप्लीकेशन व्हेन if the proceedings have initiated or even if proceedings have not initiated, a person can make an application. सेबी सेटलमेंट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा किन चीजों को ध्यान में रखते हुए? 3 चीजें लिखिए. क्या? नेचर ऑफ द ऑफेंस, ग्रेविटी एंड द इंपैक्ट ऑफ द ऑफेंस. एंड नेक्स्ट, मोड ऑफ सेटलमेंट तो है ही नहीं एज पर द रेगुलेशन. अपील हो सकती है कि नहीं? सेटलमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती. एंड लास्ट, जो भी सेटलमेंट का पैसा है वो पूरा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट फॉर डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट. मैं चाहता हूं इसको आप हाईलाइट कर लो, ये एग्जाम में कहीं आपको फोड़ ना दे, बस ये ध्यान रखो कि all the settlement amount excluding the disgorged amount and legal cost will go to consolidated fund of India. Are you all with me? Are you all with me? Are you all with me? बोलो हां. ये जो मैं लिख रहा हूं इसे पेन डाउन कर दो अपने वहीं पे, जहां पे आपने पूरी पेनल्टी लिखी है, जहां पे खत्म हुआ है, इसके बाद में ये भी पेन डाउन कर लो, ताकि अगर आप सिर्फ उससे भी चार्ट से रिवाइज करना चाहोगे तो हाँ, पार्ट 2 एडजुडिकेट था. इसके अंदर क्या था? दैट द सेबी कैन अपॉइंट एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ. ठीक है. उसके बाद में ये जो डिवीजन चीफ है इसके पास पावर है टू समन समवन एंड टू कॉल फॉर बुक्स, इंक्वायरी करके, और ये ऑर्डर कर सकता है पेनल्टी भी. उसके बाद में कि सेबी को अगर कभी भी लगता है कि इसकी पेनल्टी एरोनियस है तो सेबी पेनल्टी को इंक्रीज कर सकता है, बट उसमें टाइम पीरियड है कि 3 मंथ्स के अंदर ही कर सकता है, या फिर अपील अगर डिस्पोज हो गई है तो फिर तो कर ही नहीं सकता. ऐसा पार्ट 2 एडजुडिकेट, राइट? देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर अमाउंट ऑफ पेनल्टी. एक्चुअली होता है फॉर डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, बट ठीक है, फॉर अमाउंट ऑफ पेनल्टी. उसके बाद में आता है कि पैसा जाएगा कहां पे? अजी पैसा जाएगा क्रेडिटिंग सम रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टी टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अमाउंट ऑफ पेनल्टीज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बहुत बढ़िया. और लास्ट में आता है आपका जेबी, दैट इज सेटलमेंट. सेटलमेंट, यस, जस्ट पेन दिस थिंग डाउन देयर. एंड यहां पे आपका, इसके ऊपर आपने पूरी हेडिंग दी होगी आई गेस, ये जहां पे आपने ड्रॉ किया ना पूरा चार्ट, इसके ऊपर हेडिंग दे देना बेटा जी आपका चार्ट 4. दिस इज योर 4th चार्ट एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग अहेड विद द चैप्टर. 4 चार्ट. सुनो, जब मैं चार्ट बोलता हूं इट नीड नॉट एग्जैक्टली बी अ चार्ट एक्चुअली, बट आई जस्ट डिवाइड द चैप्टर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3. तो ये चार्ट 4 हो गया. सिर्फ 2 और चार्ट और आपका पूरा एक्ट खत्म हो जाएगा. आई होप यू आर विथ मी एंड यू आर thoroughly enjoying the subject, right? So that'll be all from my end. Thank you so much for your nice patience, and I'll see you people tomorrow with the next part. Thank you so much. Bye bye.